ओके, ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहले तो हम आईपीओ के बारे में देखेंगे कि आईपीओ अभी जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आईपीओ में क्या है। क्योंकि आपने देखा रहेगा रिसेंटली कुछ आईपीओ लिस्ट हो गए अच्छे प्रीमियम पे। वहाँ पे कम टाइम में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और वो सेफ भी होता है आईपीओ में। तो अभी भी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है जो अभी मंडे को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ ओपन है क्वालिटी वाले शेयर्स का। तो उसका एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है, कैसे अप्लाई करना होता है, और जो अभी ओपन आईपीओ है उसका रिव्यू करेंगे कि वो कैसे है अप्लाई करने के लिए। कुछ आईपीओ इतने अच्छे होते हैं कि आपको लेके उसको लॉन्ग टर्म तक रखने होते हैं शेयर्स, तो बड़ा पैसा बन जाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे आईपीओ कंसेप्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एनी आइडिया किसी को आईपीओ क्या होता है, बता सकते हो आपने जो सुना है आईपीओ के बारे में? ओके, न्यू कंपनी पैसा रेज करती है तो उसको आईपीओ बोला जाता है, ठीक है। तो हम जो आज कंसेप्ट देख रहे हैं आईपीओ, इसमें एक कम टाइम में अच्छा पैसा कमाया जाता है आईपीओ में। अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी देखेंगे कि मंडे को कौन से आईपीओ है अप्लाई करने के लिए। तो पहले ये समझ के लेते आईपीओ क्या है, ठीक है। तो अभी पहले तो शेयर मार्केट ही क्या है, तो आप देखोगे तो शेयर मार्केट क्यों चालू है, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, कंपनियां शेयर अगर बेचती है तो उनको उसके बदले में क्या चाहिए होता है, शेयर के बदले में पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं। गुड मॉर्निंग। तो हम उसको शेयर खरीदते हैं कंपनी का, तो कंपनी को हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं। और अगर हम यहाँ पे मार्केट में ऐसे करें कि हम शेयर्स खरीद लेंगे पर पैसा नहीं वापस दे देंगे हम, ठीक है। तो शेयर्स मिलेंगे कि हमें नहीं मिलेंगे, या फिर हम शेयर्स पैसा दे रहे हैं और हमारे पास शेयर्स नहीं आ रहे हैं, तो गारंटी क्या है कल जाके हमने कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है। तो कंपनी नहीं भी बोल सकती है कि हमें पैसा नहीं मिला, तो उसका प्रूफ जो है वो होता है शेयर्स। जो आपने कंपनी को पैसा दिया है कंपनी चलाने के लिए, वो उसका प्रूफ क्या है, शेयर से, उसके लिए शेयर्स हमें मिल जाते हैं। तो शेयर मार्केट इसलिए बनाया गया है कि कोई कंपनी है उसको पैसा मिले, वो बिजनेस बनाने के लिए, चलाने के लिए, आगे बड़ा ग्रो करने के लिए। और पैसा कौन दे, तो हमारे देश के ही लोग थोड़ा थोड़ा अगर पैसा दे देंगे तो उस कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। अभी कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं पैसे रेज करने के। पहला तो वो क्या करती है, प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक जो होते हैं, ओनर होते हैं, वो अपने किसी से पैसा लगा देते हैं शुरू में। जैसे कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंपनी है यहाँ पे एबीसी लिमिटेड। अभी एबीसी लिमिटेड कंपनी को हमें क्या करना है, चालू करना है। तो पहले तो पास हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में बेच सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि तीन लोग हैं तो तीन पार्टनर है, वो प्रमोटर बोलेंगे, पहले उसको पार्टनर है। वो तीनों ने क्या किया, अपने अपने इससे 10-10 लाख रुपए डाले, 30 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में वहां पे हम प्रोडक्ट बनाने लगे और सेल करने लगे, और प्रोडक्ट तो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा कि प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं, सेल भी हो रहा है हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे तो हो गया, पैसे लगाए। दूसरा हमने क्या किया, फिर से थोड़ा आगे जाके जब और पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो बैंक से पैसा ले लिया। बैंक से 20 लाख रुपए तीनों ने उठा लिए। तो वो 30 लाख पहले थे, 20 लाख और मिल गए बैंक से, क्योंकि बिजनेस छोटा है तो बैंक भी बड़ा लोन नहीं देगी, 2 करोड़ नहीं देंगे उनको, क्योंकि उनका बिजनेस स्मॉल स्केल है। आप जाओगे तो आपके सैलरी या बिजनेस है उसके आईटीआर देख के ही दिया जाता है लोन। ऐसे नहीं कि आपके लेवल के बाहर 10-20 करोड़ का लोन दिया जाएगा और आपका सैलरी यहाँ पे 70-80 हजार ही है। तो ऐसे नहीं होता। वैसे बिजनेस के केस में भी बिजनेस देखा जाएगा, उसके ऊपर कंपनी 20 लाख अप्रूव करती है तो उनको 20 लाख मिल गए, तो टोटल 50 लाख हो गया अभी उनके पास, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने 50 लाख के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये बिजनेस बहुत अच्छा चलाने लगे, बिजनेस चल गया। तो आगे इनको पता चला कि हम यहाँ से तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, क्यों ना हम इसको एक्सपांड कर दे अलग अलग सिटीज में। पुणे में चला रहे हैं तो मुंबई में एक हम प्रोडक्शन डाल देंगे, वहां पे सेलिंग ऑफिस डाल देंगे, शोरूम एक बैंगलोर में डालेंगे, हैदराबाद में डालेंगे, दिल्ली में। तो इससे क्या होगा, अगर मुंबई से हमें आ रहे थे 50 लाख रुपए प्रॉफिट, तो अलग अलग सिटी से आ जाएगा 4-5 करोड़ प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। पर ये करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा। क्योंकि एक ही इनको पुणे का सेटअप बनाने के लिए 50 लाख गए थे। दिल्ली में बनाना है तो फ्री में तो नहीं होगा, वहां पे 50 लाख लगेंगे, मुंबई में लगेंगे।
तो इस केस में अभी इनके पास दिक्कत आती है। कोई भी बिजनेस पकड़ लो, जैसे कि हमारा या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वो भी बिजनेस हो सकता है, और इसमें आपका भी बिजनेस है, 2 करोड़ के ऊपर टर्न हो रहे, तो आप भी आईपीओ ला सकते हैं। तो इसलिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ गए, बिजनेस है कोई, तो आप फंड रेज कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अभी नेक्स्ट आता है कि हमने यहाँ तक तो देख लिया कि 50 लाख से इन्होंने चालू कर दिया, तीनों पार्टनर थे बिजनेस, अभी एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड के केस में अभी पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं इनको? इनको चाहिए 10 करोड़ और, क्योंकि इनको अलग अलग 5-6 सिटी में बिजनेस एक्सपांड करना है। तो अभी कैसे पैसा रेज कर सकते हैं ये? पहले तो खीसे में जो अपने पास है वो डाल सकते, पर ऑलरेडी बिजनेस में डाला है उन्होंने सब पैसा घर। हाँ, हाँ, पर उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है? और बैंक लोन पर बैंक बोलेगी ऑलरेडी 50 लाख दे के, 20 लाख दे के बैठे तुम्हें, तो अभी कहाँ से दे दें? ठीक है। अभी तीसरा ऑप्शन आता है रिलेटिव से। और बिजनेस चलाने के लिए रिलेटिव तो पैसे नहीं देंगे, और देंगे तो वो कितने, 1-2 लाख दे देंगे। कोई 10 करोड़ तो नहीं देता है पैसा बिना मतलब स्टैंप पे वगैरह करा हुआ। तो यहाँ पे, हाँ, यस सर, क्या बोला आपने? हाँ, इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। अभी शुरू की केस क्या होती है, जैसे कि आपने सुना रहेगा स्टार्टअप बिजनेस वो फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। तो वैसे पहले एंजल इन्वेस्टर होते हैं इनके अलग अलग, जैसे रतन टाटा है, कोई अलग अलग इन्वेस्टर है। तो ये लिस्टिंग के पहले भी ऐसे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग कैंप रहते हैं, उस कैंप में जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टर लोग आते हैं, वो बिजनेस मॉडल अपना शेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमें इतना इतना, शार्क टैंक जैसे चल रहा है, आपने देखा रहेगा कि आपको पार्टनरशिप दे देंगे, आप पैसा दे दो। रतन टाटा सर भी पैसे देंगे इनको, तो फ्री में नहीं देंगे कि हाँ ले लो 2 करोड़ रुपए चलाओ बिजनेस। वो बोलेंगे पार्टनरशिप, मेरे शेयर्स कितने रहेंगे उसमें, वो पूरा रहेगा ना प्रॉपरली। तो जैसे कि किसी ने इनको एक इन्वेस्टर मिल गया, ये बहुत इन्वेस्टर के पास गए पर कोई मिला नहीं, तो इन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टर मिल गए, वो बोले कि 1 करोड़ देते हैं। ठीक है, 1 करोड़ देते हैं, आप 10% हिस्सा मुझे दे दो बिजनेस का। तो इन्होंने 10% हिस्सा दे दिया और 1 करोड़ उठा लिए, तो इनके पास कितना रहा, 90%। अभी नया चौथा पार्टनर कौन आ गया, जिसने पैसे दिए थे, वो आ गया, उसका कितना पार्ट है, 10%, और इनका कितना है, 30-30% का, तीनों का है 90%, और उसका 10% हो गया। अभी यहाँ तक तो हो गया, पर इनको अभी पैसे की 9 लाख की तो जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन बचता है इनके पास। ये पहले अगर इनसे पैसा मिल गया इनको, ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, आपने देखा रहेगा यहाँ पे भी होता है, पहले कुछ एंजल इन्वेस्टर के लिए होता है, फिर बाद में शेयर लिस्टिंग के लिए आईपीओ की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब आईपीओ के पहले भी इनके पास एक स्टेप होता है बिजनेस वालों के पास, कि अगर कोई मिल गया, पैसे दे रहा है, उसको थोड़ा हिस्सेदारी दे देंगे बिजनेस में और उसको पार्टनर बना देंगे हमारे साथ में। ठीक है, तो अभी ये 4 लोग हो गए, तो पैसा कमा लिया, तो सब में कितना जाएगा, सब में इक्वली जाएगा, इक्वली नहीं, तीनों में 30-30% तीनों को जाएगा, 10% प्रॉफिट का एक को ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 लोग हो गए। अभी यहाँ पे तो इनके पास तो हो गया 100% का हिस्सेदारी। अभी नेक्स्ट आता है कि और पैसा चाहिए, कहाँ से लाए? तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है इनको, कि शेयर मार्केट से लिस्टिंग करा के पैसा रेज कराना। जो अभी जो शेयर चल रहे हैं टीसीएस आईटीसी सब, ये इसीलिए आए हैं, पैसे अपने शेयर बेचे, पहले तो इन्होंने खुद के पैसे से चलाया था बिजनेस। अभी भी आपको दिखेगा आईपीओ आई तो वो कंपनी 20 साल पहले से चालू होती है, पर इसको अभी क्यों पैसे की जरूरत लगी, क्योंकि 20 साल तक ये अपना खुद का पैसा प्लस एंजल इन्वेस्टर का पैसा लेके चला रहे थे। पर अभी उनको बड़े स्केल पे जाना है, बड़ा पैसा चाहिए, तो ये मार्केट में लिस्टिंग करा रहे हैं शेयर्स का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनको चाहिए, जैसे 4 पार्टनर्स हो गए यहाँ तक, मतलब आईपीओ कंसेप्ट क्या है समझ के ले लो। यहाँ तक 4 पार्टनर्स हो गए। ऑनलाइन में आवाज क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म। ओके, तो यहाँ तक 4 पार्टनर जो है वो हो गए। अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हमें चाहिए कि और पैसा कहाँ से आए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पैसे के लिए शेयर मार्केट है, जहां पे हम शेयर बेच सकते हैं और पैसा रेज कर सकते हैं। जैसे इनको रिक्वायरमेंट है अभी 10 करोड़ रुपए की, तो ये 10 करोड़ के लिए आईपीओ लाएंगे। और शेयर मार्केट से पैसा रेज कराने का जो स्टेप आता है उसको ही बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग नाम में ही पब्लिक से पैसा रेज कराना। ठीक है, जैसे धीरू भाई अंबानी ने सबसे पहले आईपीओ से पैसा रेज किया था, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कंपनी का। ठीक है, वो सऊदी से जब रिटर्न आए थे तो बिजनेस स्टार्ट करना था, तो पैसा तो नहीं था, तो इन्होंने फिर खुद का पैसा नहीं लगाया,
और सबसे पैसा लेके बिजनेस बनाया वो उतना बड़ा बन गया, ठीक है। तो उस टाइप से अभी यहाँ पे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो अभी क्या करेंगे हम, 10 करोड़ रुपए अगर चाहिए तो फिर हम शेयर मार्केट से पैसा रेज करना है, ठीक है। अभी शेयर मार्केट का पैसा रेज करना है तो डायरेक्टली हम पैसा नहीं रेज कर सकते। सी शेयर मार्केट का कौन है मेन बॉडी चलाने वाला, जैसे बैंकों को चलाने वाला कौन है, आरबीआई। वैसे शेयर मार्केट को चलाने वाला है सेबी। तो सेबी के पास अप्रूवल देना पड़ेगा, उसने सब मंजूर कर दिया तभी पैसा हम रेज करा सकते हैं। तो फिर अभी वो स्टेप चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्या हो गया। हाँ, इनके अभी चार्जेस रहते हैं, अब वो आगे बताता हूँ मैं कैसे कैसे चार्जेस रहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है यहाँ पे 10 करोड़ चाहिए बिजनेस को, या आपका भी बिजनेस है, आपको आगे पैसे की जरूरत है, तो आप आगे ये प्रोसेस कैसे कर सकते हो। अभी ये प्रोसेस चालू होता है, 10 करोड़ रुपए चाहिए। अभी सेबी के पास हम जाएंगे तो सेबी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, सेबी के पास एप्लीकेशन करना पड़ता है। पर एक नया बिजनेसमैन है, उसको क्या पता सब प्रोसेस, आईपीओ कैसे लाना है, सेबी के पास कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, उसका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, बिजनेस से वो हट के दूसरी जगह लग जाएगा। उसको बिजनेस पे भी ये करना है और इधर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर उसके लिए होते हैं मर्चेंट बैंकर। आपने देखा रहेगा आईसीआईसी डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट, कार्वी कंप्यूटराइज, ऐसे अलग अलग बहुत सारे कंपनियां हैं। अभी हमें वो पता नहीं होती है कि इनके अलग अलग भी काम होते हैं। एक्सिस डायरेक्ट में खाली आपके शेयर डीमेट अकाउंट ही ओपन नहीं होता है, इसके बहुत सारे काम अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो वो मर्चेंट बैंकर के पास जाना पड़ता है। आप जाओगे कोई भी एक्सिस बैंक के ऑफिस में, या फिर कोई आप जाओगे एचडीएफसी डायरेक्ट भी है, कोटक का भी है, आप उनके पास किसी एक के पास जाओगे, बताओगे कि हमें 10 करोड़ रेज करने हैं। आपको कंपलसरी पिछले 5 साल के आईटीआर जरूरी है, आपने बैलेंस शीट बनाया था बिजनेस का, ऐसे तो नहीं दे देंगे ना, आपने मन में बोल दिया कि नहीं मेरा इतना बिजनेस है 10 करोड़, कौन विश्वास रखेगा, ठीक है। तो आपको पूरा प्रूफ चाहिए कि मेरे पिछले आईटीआर भरे हुए हैं, मेरा बैलेंस शीट कैसे है, लोन कितना था मेरे पास, कितना ये था, वो जरूरी है आपका 5 साल का। इवन बिजनेस वालों को लोन भी चाहिए बैंक से तो आईटीआर ही मांगते हैं, ठीक है। तो वैसे 5 साल का आईटीआर लेके आप जाओगे मर्चेंट बैंकर के पास में, उनको बिजनेस समझाओगे, उनको उनका काम ही वही होता है कि आपको प्रोसेस करा के देना, ठीक है। वो बीच के डीलर रहते हैं, सेबी और आपके बीच में वो डील कराते हैं। तो उनको पता है 10 करोड़ रेज करना है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपका बिजनेस का पहले कैलकुलेशन निकालेगा, बोलेंगे सर आपका 15 करोड़ रुपए मिल रहा है आपको, जैसे लोन का एलिजिबिलिटी निकलता है वैसे आपके बैलेंस शीट वगैरह के हिसाब से आपको 15 करोड़ तक मिल सकता है। और आप बोले नहीं मुझे 10 ही करोड़ चाहिए, आगे देखेंगे बाकी के पैसे का, ठीक है। तो 10 करोड़ ठीक है, वो बोले 10 करोड़ तो आपको दे देंगे। तो अभी नेक्स्ट आता है, यहाँ पे मर्चेंट बैंकर एक कैलकुलेशन निकालेगा कि कितने शेयर बेचने हैं आपको, ठीक है। पहले तो वो शेयर मतलब आपको क्या रहता है कि एक शेयर का प्राइस एक बैलेंस शीट के वगैरह हिसाब से शेयर का प्राइस निकल के आएगा, कि शेयर का प्राइस जैसे कि आ गया आपके 120 रुपए का शेयर है, ठीक है। और आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे 120 रुपए के यहाँ पे जो है लगभग 50 लाख शेयर बेचने हैं, 50 lakhs शेयर जो है, ठीक है, वो बेचने हैं। तो अभी ये फॉर एग्जांपल लेते हैं 120 50 लाख शेयर बेचेंगे तो हमारे पैसे आ जाएंगे जैसे कि 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमारा ये हो गया कि शेयर प्राइस क्या रखना है, 120 रुपए आ गया, ये हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे शेयर प्राइस तो 1000 रुपए रखो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ये वैल्यूशन के हिसाब से शेयर प्राइस निकलता है, उतना रखना पड़ेगा आपको। तो 50 लाख के शेयर्स, 120 रुपए का शेयर है, 50 लाख बेचेंगे तो हमारे पास सपोज पैसा आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कि ये तो हमने कैलकुलेशन निकाला मर्चेंट बैंकर ने, फिर मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, सब फॉर्म वगैरह फिलअप करके हमें सेबी के ऑफिस में लेके जाएंगे, वहां पे सबमिट कराएंगे सब, ठीक है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, ये सब वैल्यूशन होने के पास में, सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी के पास गए तो सेबी को बोलेंगे कि हमें आईपीओ लाना है, ये हमारा सब मर्चेंट बैंक ने, क्योंकि मर्चेंट बैंक जो करते हैं ना वो सेबी करेक्ट मानती है, मतलब वो चेक करती है, पर ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट रिजेक्ट करेगी, वो करेक्ट मानती है, क्योंकि उनको पता है सेबी इनके मर्चेंट बैंकर के ही थ्रू आते हैं। और अगर मर्चेंट बैंकर ने पैसे लेके कोई खराब कर दिया कि शेयर का प्राइस इतना रखना चाहिए था, बहुत ही हाई रख दिया, ये हो गया, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो उनको तो वो भी देखना होता है, ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कुछ भी तो कर देंगे। जैसे सीए को ऑडिट करना है तो आप कुछ भी बोलोगे तो फंस जाएगा, तो सीए फंस जाएगा ऑडिट के टाइम पे। वैसे
मर्चेंट बैंकर फंस जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर पैसे लेके उसने कुछ अलग ही प्राइस निकाला, क्योंकि जब वो सेबी के पास जाता है उनकी भी टीम होती है। ये जो मर्चेंट बैंक ने निकाला तो इनके पास क्या टीम नहीं रहेगी कि ये सब निकालने के लिए? तो वो देखते हैं, अगर यहाँ पे दिख रहा है कि 120 रुपए प्राइस रखा था और सेबी के कैलकुलेशन के हिसाब से 100 ही आना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इनको बोला जाएगा कि 100 रुपए प्राइस रखो, नहीं तो आईपीओ रिजेक्ट कर दो। तो फिर ये रेडी हो गए, ठीक है कि हम 100 रुपए रखते हैं। अभी ये क्यों स्टेप जरूरी है, यहाँ पे सेबी क्यों करता है ये? नहीं तो कोई भी ऐसे आईपीओ लेके आएगा, वो बोलेगा 120 का आईपीओ 620 पे भी हमारा रखते हैं, और जब लिस्ट हो जाएगा तो 120 पे, तो नुकसान किसको होगा? हम लोगों को, जिनने शेयर खरीदे थे। तो लोग शेयर मार्केट में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो सेबी के इनके नुकसान होते जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए सेबी पूरा ध्यान रखती है कि लोगों को फंसाया ना जाए यहाँ पे, या लोगों के नुकसान ना हो। इसलिए हमेशा आईपीओ प्राइस जो एक्चुअल में प्राइस उससे थोड़ा कम ही रखा जाता है, इसलिए लिस्टिंग पे गेन मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 120 के सेबी के हिसाब से 110 आ रहा था प्राइस अप्रोक्सीमेटली, पर सेबी बोल रहा नहीं 100 ही रखना पड़ेगा। तो फिर ये भी एग्री हो गए कि चलो 100 तो 100 रखते हैं, 100 रुपए से हम 50 लाख शेयर जो है वो बेच देंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, अभी ये मैंने जस्ट कैलकुलेशन के लिए किया। आपने अगर देखा जैसे कि 10 करोड़ से डिवाइड बाय आप करोगे 120, 100 रुपए, 10 करोड़ डिवाइड बाय शेयर कितने का है हमारा? 100 रुपए का। तो हमें बेचने पड़ेंगे 10 लाख शेयर बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक अप्रोक्सीमेटली, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे आपका जो है कितने शेयर्स हो जाएंगे? 10 लाख शेयर्स बेच सकते हो। 10 लाख शेयर 100 रुपए से बेचोगे, 10 लाख शेयर अगर 100 रुपए से बेचेंगे तो पैसा कितना आता है? 10 करोड़ रुपए, जो कि हमें चाहिए था बिजनेस का। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अगर शेयर कम कर देंगे, 5, हम 10 लाख शेयर से, पर हम अगर 5 लाख की शेयर बेचे, तो फिर उस केस में शेयर का प्राइस 200 हो सकता है। ठीक है, 200 शेयर का प्राइस हम कितने में बेचेंगे? 5 लाख में। वैसे हो सकता है 200 का शेयर्स भी लिस्टिंग होगा फिर मार्केट में, पर ये सब सेबी निकालती है, उनके हिसाब से गाइडेंस के अकॉर्डिंग प्राइस रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ गया कि 100 रुपए शेयर्स रखना है, 10 लाख शेयर बेचेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10 करोड़ रुपए आएगा। अभी बीच में ये मर्चेंट बैंकर का फीस डिसाइड हुआ था कि आपको हमें जो है 1.5-2 लाख रुपए देने हैं ये सब कराने में। प्रोसेस हम करा के देंगे, आपका शेयर लिस्टिंग कराना, वो पैसा लोगों से लेके आपके बैंक में डाल देना, ये सब काम वो कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, और उसका फीस लेंगे वो। ठीक है, तो 2 लाख, जब बड़े आईपीओ होते हैं तो उसमें 1-1 करोड़ के भी फीस रहते हैं, तो वो कुछ रहेगा 2 लाख 5 लाख वो ले लेंगे। ठीक है, अभी छोटा आईपीओ है तो कम पैसे ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, 2 आईपीओ के टाइप होते हैं, एक होता है एसएमई आईपीओ, एक होता है नॉर्मल आईपीओ। अगर 100 करोड़ के अंदर का पैसा रेज करा रहे हो तो उसको बोलते हैं एसएमई आईपीओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ। ठीक है, और अगर उसके ऊपर का आईपीओ होता है 100 करोड़ के ऊपर फंड रेजिंग है तो नॉर्मल आईपीओ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, स्मॉल एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ, तो सेबी के रूल के हिसाब से जो लोग अप्लाई करेंगे उनको लॉट लेने पड़ते हैं, एक दो क्वांटिटी नहीं ले सकते आप आईपीओ में कि एक ले लो शेयर, 2 ले लो शेयर, ऐसे नहीं, लॉट लेने पड़ते हैं। तो जो एसएमई आईपीओ है उसके लिए लॉट साइज होता है 1,20,000 रुपए। मतलब मिनिमम आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, कंपनी का कोई आ गया तो 1,20,000 होनी चाहिए आपके पास में। ये हो गया एसएमई आईपीओ के लिए। और जो नॉर्मल आईपीओ है, एनी आइडिया किसी को क्या कितना अमाउंट होता है? हाँ, 15,000 रुपए का अमाउंट है। 15,000 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। 15,000 में जितने शेयर बैठेंगे, आपका 1,000 रुपए का एक शेयर है तो 15 ही शेयर बैठ सकते हैं। ठीक है, 2,000 का शेयर है तो 7 ही शेयर बिठा सकते हैं उसके अंदर, तो ऐसे करते हैं। 15,000 के ऊपर नहीं जाएगा। अभी ये क्यों रखा? क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि जिसके के पास, एक के पास बहुत पैसा है और लॉट साइज रखा 1 लाख क्वांटिटी, मतलब 1 लाख क्वांटिटी जितने रहेंगे 1 लाख के उतने क्वांटिटी का, तो जो नॉर्मल पब्लिक है जिसके पास 10,000 20,000 फंड है वो तो अप्लाई नहीं कर सकता। फिर बड़े लोग ही पैसे से पैसा कमाएंगे, छोटे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए सेबी ने ये रूल्स डाला है कि 15,000, तो इसमें सब इन्वॉल्व हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पैसा रेज करने को सेबी से अप्रूव मिल गया, सेबी बोली 100 शेयर, 100 रुपए के शेयर से बेच दो, 10 लाख शेयर बेचो, आपको मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। यहाँ पे
जो मर्चेंट बैंकर है उसकी भी फीस डिसाइड हो गई और सेबी की भी फीस डिसाइड हो गई कि सेबी को भी आपको 5 लाख सालाना एनुअल मेंटेनेंस देना है, क्योंकि आप सेबी का सब सिस्टम यूज कर रहे हो, लिस्ट करा रहे हो, यहाँ से आगे सेबी आपके कंपनी का केयर करेगी वहां पे, तो उसके लिए 5 लाख रुपए सालाना सेबी को भी देना पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस के तय पे, ठीक है। अभी फिर आगे ये पैसा रेजिंग कैसे चालू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आईपीओ के लिए 3 दिन ओपन हो जाते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है लोगों को अप्लाई करने के लिए, जगह जगह पे न्यूज में आ जाता है, होर्डिंग लग जाते हैं कुछ कंपनियों के, आपको दिखेगा एडवर्टाइज में आता है कि ये कंपनी पब्लिक इशू के लिए ओपन हो गई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये डेट से लेके ये डेट तक अप्लाई करना है। तो नॉर्मली 3 दिन होते हैं। सैटरडे संडे अगर बीच में आ गया तो फिर आपको सैटरडे संडे नहीं पकड़ा जाता। जैसे कि अभी गुरुवार को एक कंपनी का चालू हो गया, हम आगे देखने वाले हैं, और गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार बीच में आया तो सोमवार को भी हमें अपॉर्चुनिटी, इसलिए सोमवार को हमें अप्लाई करना है उसको, तो वो प्रोसेस भी आगे दिखाऊंगा मैं। इस तरीके से आपको समझ में आया कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी 3 दिन में ये क्या करेंगे, हाँ यस सर। जो आपने 15,000 का बोला नॉर्मल जो हाँ हाँ रहता है, हाँ हाँ। तो उसमें एक ही लॉट होता है या मतलब अपन कितने भी खरीद सकते हैं 15,000 आप में? वहां पे रिटेल कैटेगरी, मतलब हम लोग 2 लाख तक के ले सकते हैं, 2 लाख के अंदर जितने, 2 लाख रुपीज के अंदर जितने लॉट बैठेंगे उतने ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक लॉट किसी को लेना है तो भी ले सकते हैं, किसी को 2 लेना है, किसी को 5 लेना है, मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 2 लाख तक के, ठीक है। 2 लाख के ऊपर भी ले सकते हैं, पर 2 लाख के ऊपर अगर ले लिया आपने तो वो अलग कैटेगरी चला जाता है, HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, वो आगे कैटेगरी में समझाऊंगा। उसके बाद में होता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होता है DII, होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर के देश के लोग, ठीक है। तो ये कैटेगरी आगे मैं समझाता हूँ आपको कौन कौन आता है अप्लाई करने के लिए इसमें, पर हम लोग जो है वो कौन सी कैटेगरी है, रिटेल या इंडिविजुअल बोल सकते हो। डीमैट में 2 ही ऑप्शन आते हैं हमें अप्लाई करने को, रिटेल या इंडिविजुअल, वो लगाना पड़ता है हमें। तो वहां पे हम मैक्सिमम कितने तक लगा सकते हैं आईपीओ में पैसे, 2 लाख रुपए तक के। तो अभी 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन हो गया, ठीक है। तो 3 दिन के बाद में क्या होता है, इसमें आईपीओ का डेट होता है, 3 दिन में आप अप्लाई करो। अभी इसमें ज्यादा चांसेस किसको मिलने के आईपीओ है, पहले दिन जो अप्लाई करेगा उसको, दूसरे दिन या तीसरे दिन, यस पहले दिन, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, पहले दिन ही वालों को रखेंगे तो दूसरे तीसरे दिन कौन आएगा, सब पहले दिन ही जाएंगे ना, और सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या क्रैक हो जाएगा, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इसके पीछे रखने का 3 दिन टाइम ही वही है, नहीं तो फिर एक दिन ही रखा होता ना सेबी नहीं। तो 3 दिन क्यों रखा है कि सब लोग एक टाइम पे मत आओ यहाँ पे, आप डिसीजन ले लो, आपका थोड़ा स्टडी करो आराम से, 3 दिन ले लो और लगाओ। तो मैक्सिमम मैं खुद तीसरे दिन ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि पहले 2 दिन देखता हूँ बैंक ने पैसे लगाए क्या, बाहर के फॉरेनर ने लगाए क्या, तो ही लगाते हैं, उन्होंने नहीं लगाया तो अच्छा आईपीओ नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ आईपीओ इतने अच्छे होते हैं कि पहले दिन ही फुल हो जाते हैं, पर फुल हो गए फिर भी आप लगा सकते हो दूसरे दिन तीसरे दिन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे शेयर बेचने को कितने हैं, 10 लाख, पर पहले ही दिन 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया तो शेयर तो खत्म हो गए। पर फिर दूसरे दिन भी 20 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे दिन भी 5-10 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे शेयर बेचने को 10 लाख है और एप्लीकेशन तो 1 करोड़ आ गए शेयरों के लिए, तो अभी कैसे करेंगे। तो इस केस में पहले तो किया जाता है कि कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 20-20 लॉट लगाए रहेंगे, ठीक है। तो पहले देखा जाएगा कि सबको एक एक लॉट दे दे, एक एक लॉट अगर सबको दे दिया तो क्या सबको मिल रहा है कि एक लॉट, पर फिर भी नहीं मिल रहा है सबको एक एक लॉट भी, तो उस केस में जाता है आगे, जहाँ पे लॉटरी बेसिस होती है, सेबी की सिस्टम आपके इसमें से डीमैट अकाउंट कुछ सिलेक्ट करेंगी, उनको ही शेयर्स मिलेंगे। तो कभी कभी आपको ऐसे होगा कि आपके फ्रेंड को मिल गया, क्लास में भी होता है कि 2-3 लोगों को मिल गया, बाकी 5-6 लोगों को नहीं मिला, ऐसे हो जाएगा। तो वो किसके हाथ में होता है, सेबी के। कंपनी के हाथ में रखा तो कंपनी अपने रिलेटिव को ही शेयर बांट देगी पूरे, ठीक है। तो वो सेबी के हाथ में होता है, सेबी क्या करेगी, जो अकाउंट सिलेक्ट हो जाते हैं, वो सिलेक्ट का क्राइटेरिया कुछ ऐसे नहीं है कि जो हाई ट्रेडिंग कर रहा है उसको ही दे देंगे, कुछ भी, कभी कभी जिसने पहली बार अकाउंट निकाला है उसको भी शेयर मिल जाते हैं, जो 20 सालों से कर रहा है उसको कभी शेयर मिलते नहीं है, या कभी कभी 20 साल से कर रहा है उसको मिल जाते हैं,
ठीक है। तो ऐसे अलग अलग थोड़ा होता है, पर लेडीज के अकाउंट में शेयर मिलने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ की एचडीएफसी बैंक वगैरह जैसे है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा लेडीज को प्राधान्य देते हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है कि लेडीज के अकाउंट में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके फैमिली में आपका अकाउंट है तो वाइफ का या घर में मदर का या किसी का अकाउंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन का चल रहा है बाजू में, थोड़े टाइम के लिए। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि पैसा रेजिंग का आ गया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट क्या है, 3 दिन में अप्लाई कर दिया लोगों ने। ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10 लाख बेचने को है तो आप 100 करोड़ शेयर को भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी लोग। ऐसे नहीं कि 10 लाख खत्म हो गए तो बंद। यहाँ पे वो 3 दिन तक चलता रहेगा। फिर उसको बोलते सब्सक्रिप्शन। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना शेयर का डिमांड हाई है या लो है? हाई है, मतलब ज्यादा लोग आ रहे हैं बाय करने को तो डिमांड हाई है, ठीक है। तो फिर वो लिस्टिंग होने के भी ज्यादा चांसेस है ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि डिमांड हाई है मार्केट में। शेयर मार्केट में आप कोई देखो, ओनियन टोमेटो आप लेने जाते हो, डिमांड हाई है तो शेयर ओनियन के रेट बढ़ जाते हैं। डिमांड लो है तो ओनियन 2 रुपए केजी होता है और कभी तो 80 रुपए केजी पे चला जाता है। तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गया तो शेयर के प्राइस हाई हो जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आता है यहाँ पे, DRHP ऐसे लॉन्च करते हैं ये, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आगे ये देखेंगे हम कहाँ पे सब देखना है आपको, क्या करना है। ये DRHP लॉन्च करते हैं। DRHP क्यों लॉन्च करते हैं? अगर मुझे ये बिजनेस एबीसी लिमिटेड के शेयर खरीदने हैं तो मैं डायरेक्टली जाके तो नहीं पैसा लगाऊंगा। बड़े इन्वेस्टर तो स्मार्ट होते हैं, नए लोग तो जाएंगे ऐसे क्या आ रहा है लगा दो पैसे। पर बड़े इन्वेस्टर ऐसे पैसे नहीं लगाएंगे कि ये चलो एबीसी लिमिटेड का आ गया पैसे लगाते। वो पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट चलते हैं क्या नहीं मार्केट में, बैलेंस शीट कैसे स्ट्रांग है क्या, लोन कंपनी पे कैसे है, फिर सब एनालिसिस करके ही पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो वो एनालिसिस के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं DRHP, जो कि ये मर्चेंट बैंकर ने बना के दिया रहता है। वो सेबी के पास भी सबमिट किया रहता है और पब्लिक में जब आईपीओ आएगा तब ये DRHP लॉन्च होता है। तो लोगों को ये DRHP देख के फिर कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है और शेयर खरीदने पड़ते हैं। पर ये DRHP लगभग 2000 पेजेस का होता है। तो क्या हम रीड कर सकते हैं उसको जाके? तो उसमें सब हिस्ट्री होती है, आगे प्लान क्या है, पैसा रेज करके कौन ओनर है, कितना पहले लोन लिया था, कब लिया था, कब पहला स्टोर चालू किया था, उसके बाद में क्या हुआ था। पर हम इतना नहीं करते हैं, पर बड़े बड़े इन्वेस्टर इतना रीड करते हैं। जैसे आप देखो वॉरेन बफेट जो है, पूरा टाइम ये न्यूज वगैरह रीड करने में, कंपनी का एनालिसिस में ही रहते हैं। तो ये सब ऐसे डिटेल्स में पढ़ते जाते हैं कंपनी समझने के लिए, और फिर बड़े पैसे लगाते हैं वहां पे। तो ये हम तो रीड नहीं करेंगे, फिर हम जो रिव्यू वगैरह होते हैं उससे या फिर कुछ बैलेंस शीट देख के मार्केट में सुना ये बहुत अच्छा आईपीओ तो लगा देते हैं पैसे, ठीक है। तो वो भी देखेंगे एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये DRHP हमने देखा, 3 दिन हमें अच्छा लगा तो हमने अप्लाई कर दिया, दूसरे दिन या तीसरे दिन, ठीक है। तीसरे दिन ज्यादा बेटर टाइम होता है अप्लाई करने का। और उसके बाद में क्या होता है, 6 दिन बाद आपको पता चल जाता है मुझे शेयर मिले या नहीं मिले, ठीक है। आपको अप्लाई करने के फोन पे गूगल पे से अप्लाई किया जाता है। वो पैसे आपके अकाउंट से कट भी नहीं होते, ब्लॉक हो जाते हैं। पहले कट होते थे तो वापस आने में डिफिकल्टी होती थी, लोग कंप्लेंट करते थे सेबी को कि मेरे को शेयर तो दिया नहीं इन्होंने और मेरे पैसे वापस करने में 20 दिन लगाए। तो मेरे पास जरूरत थी 20 दिन में पैसे की, तो आया नहीं पैसा मेरे पास, ठीक है। तो फिर सेबी ने नया रूल लाया कि यहाँ पे यूपीआई पेमेंट से पेमेंट होगा। जब आप 3 दिन में अप्लाई करोगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट में, मतलब आपको दिखेगा भी पर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो फ्रीज हो जाता है पैसा आपका डीमैट बैंक। और जब आपको शेयर मिल जाते हैं तो बैंक को ऊपर सेबी की तरफ से आ जाता है नोटिफिकेशन कि यस आपके क्लाइंट को शेयर दे दिए, तो फिर बैंक पैसा उनको भेजती है। और शेयर अगर नहीं मिले तो वो भेजते हैं कि नहीं मिले आपके क्लाइंट को शेयर, तो ये अनब्लॉक कर देते हैं वो पैसा जो ब्लॉक किया था बैंक में। तो आपको अप्लाई करने के बाद बैंक से मैसेज आते हैं कि ब्लॉक हो गया इतना अमाउंट आपके इसमें अकाउंट में, अनब्लॉक हो गया, वैसे मैसेज आते हैं, ठीक है। तो आपको कितने दिन बाद पता चलेगा? 6 दिन बाद आपको मैसेज भी आते हैं, वेबसाइट भी आता है, इस पे आप आपका नाम डाल के सर्च कर सकते हो, या फिर आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं, ईमेल्स वगैरह सब। जब अप्लाई करते हो तब भी ईमेल्स आते हैं, जब मिलता है नहीं मिलता है तब भी आपको ईमेल्स आता है। तो 6 दिन बाद आपको पता चलता है। एक लगभग 8 दिन बाद ये आपका पैसा रिफंड हो जाता है। जिनको नहीं मिले उनका अनब्लॉक वगैरह 2 दिन लगते हैं, 7-8 दिन, ऐसे 2 दिन ब्लॉक अनब्लॉक में। जिनको मिला है उनके पैसे भेजना, नहीं मिला उनके पैसे अनब्लॉक कर देना, ये 8 हो जाता है। उसके बाद में
लगभग 11वें दिन, 10 या 11वें दिन पे क्या होता है, जिनको शेयर मिले हैं उनके अकाउंट में शेयर भेजना। अभी शेयर आपके कौन से अकाउंट में भेजेंगे? डीमैट में, क्योंकि आपने डीमैट से अप्लाई किया था, तो आपका जब अप्लाई करते हो तो डीमैट अकाउंट नंबर देना पड़ता है, और जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं उसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। जैसे आपको बैंक में जाना है, पैसे जमा कराने पर बैंक अकाउंट ही नहीं है तो कैसे जमा कराओगे? तो वैसे शेयर मार्केट में शेयर रखने के लिए आपको डीमैट कंपलसरी होना चाहिए। तो डीमैट नहीं है तो शेयर कहाँ पे रखेंगे? आपको देंगे कहाँ पे? हाँ, ऐसे फिजिकली तो नहीं दे सकते, वो पहले जमाने में होता था, सर्टिफिकेट देते थे, वो सब बंद है, अभी डिजिटल ही है। तो डीमैट अकाउंट कंपलसरी अगर शेयर में आपको ट्रांजेक्शन कराना है, आईपीओ का अप्लाई कराना है तो उसके लिए। तो हम डीमैट अकाउंट दे देंगे, तो जब शेयर मिलेंगे तो बैंक वो एक्सचेंज क्या करेगा, डीमैट अकाउंट में भेजेगा शेयर्स, ठीक है, और पैसे बैंक दे देगा उनको क्लाइंट के वजह से तरफ से। तो पैसे जाएंगे, शेयर आ जाएंगे, तो शेयर 11वें दिन पे आपके अकाउंट में आए आए रहेंगे। 12वें दिन पे इसका लिस्टिंग होता है शेयर मार्केट में। प्रोसेस समझ के लेना इसमें, ये बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, और आपने शेयर मार्केट में कुछ किया भी नहीं ना, ये आईपीओ से भी पैसा कमा सकते हो आप बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे 12वें दिन पे आपका आईपीओ जो है वो 12वें दिन पे लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग मतलब क्या, क्या लग रहा है आपको? लिस्टिंग होगा, यस, लिस्टिंग का मतलब क्या होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा जोर से बोलेंगे? ओके, यस, हाँ, कंपनी चालू हो जाएगी मार्केट में ट्रेड होना, ठीक है। जैसे अभी टीसीएस ट्रेड हो रहा है, इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है, रिलायंस ट्रेड हो रहा है, तो यह शुरू में ये आईपीओ आए तो क्या इस तरीके से ही चले रहेंगे? 12 दिन तक प्रोसेस था, अप्लाई करो लोगों ने, फिर यहाँ पे मिल जाएंगे शेयर्स, ठीक है। तो सभी कंपनी, जितने भी 6500 से ज्यादा कंपनियां हैं, उसको बोलते हैं कि मतलब आईपीओ के थ्रू ही वो आती है। अभी ये 12वें दिन तक आपने देखा, आपको 11वें दिन तक शेयर भी आ गए आपके डीमैट में। आपने लाइव मार्केट में गए थे क्या खरीदने के लिए? नहीं गए थे आप, आपने तो ऑनलाइन फोन पे गूगल पे से वो अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन भेज दिया, पैसे आ गए। तो आप लाइव मार्केट में कहाँ गए? और वो कंपनी लाइव मार्केट में है भी नहीं, वो कब आने वाली है? 12 दिन बाद आने वाली है, ठीक है। तो इसको पहले वाला जो 11 दिन के पहले का पार्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट ये। और ये 12 दिन बाद जो चालू हो जाएगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अभी रिलायंस कौन से मार्केट में ट्रेड हो रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? और जब आईपीओ आया था तब उस टाइम पे प्राइमरी मार्केट में था। तो मतलब शेयर लाइव मार्केट में जाने के पहले भी मिलते हैं, पर वो प्रोसेस कौन सा है, आईपीओ का। यहाँ पे 11 दिन तक शेयर भी अकाउंट में आ गए, बैंक पैसे भी ले लिए, तो ये प्राइमरी अकाउंट है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में जो है वो यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद ये लाइफ टाइम के लिए शेयर चलता रहेगा। जैसे आपने देखा डीमार्ट का लिस्टिंग हो गया, आईआरसीटीसी का लिस्टिंग हो गया, अभी रिसेंटली बहुत सारे कंपनियां हैं जिनके लिस्टिंग हो गए, तो ये यहाँ से आगे 50 100 200 साल के लिए शेयर मार्केट में चलते रहेंगे। तो वो कौन से मार्केट हो गए अभी? सेकेंडरी मार्केट में। अभी दूसरा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का फर्क समझ लो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में हमने पैसे किसको दे दिए? एबीसी लिमिटेड को दे दिए। सेबी तो बीच में अप्रूव करने वाला था, आईपीओ आया था एबीसी का, जो मर्चेंट बैंकर के पास बैंक डिटेल्स थे वो किसके थे? एबीसी लिमिटेड के। और शेयर किसके हमें मिले? एबीसी लिमिटेड के। कितने शेयर बेचे थे एबीसी लिमिटेड ने? 10 लाख के। तो उनको 10 लाख शेयर पूरे बिक गए, उनको कितना पैसा मिल गया? 10 करोड़ मिल गया। वो गए बिजनेस चलाने के लिए वहां पे, ठीक है। अभी यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में ही हम रिटेल इन्वेस्टर या लोग, शेयर होल्डर और कंपनी मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मतलब शेयर बेचते हैं, ट्रांजैक्शन दोनों में कब होता है? प्राइमरी मार्केट में, याद रखो। जस्ट 1 मिनट, कोई ऐड हो गया, ठीक है। प्राइमरी, तो आपका जो क्वेश्चन रहता है हम कंपनी से शेयर लेते हैं, कंपनी को बेचते हैं, वो याद रखो सिर्फ प्राइमरी मार्केट में होता है। हम कंपनी से डायरेक्ट, कंपनी बेचने को रेडी है, डीआरएचपी वगैरह देके हम शेयर खरीदने गए, ऑनलाइन अप्लाई किए, मिल गए शेयर। अभी सेकेंडरी मार्केट में आप रिलायंस जो खरीदते हो ना, कल जाके आपने मंडे को रिलायंस खरीदा, तो वो किससे खरीद रहे हो रिलायंस आप? हाँ, हाँ, पर एनएससी सेबी के तो खुद के शेयर नहीं बेच रही है, वो किसकी? कंपनी से नहीं खरीदते, शेयर होल्डर से। जो पहले किसी ने लेके रखे थे,
उसको लग रहा है नहीं बढ़ेगा शेयर ऊपर, अभी बेच देते हैं, और दूसरा है जिसको लग रहा है और बढ़ेगा तो वो बेचता है, ये खरीदता है। कंपनी तो वहां पे ही प्राइमरी मार्केट में अपना पैसा लेके गई, चली गई बिजनेस चलाने के लिए। अगर ऐसे होता कि कंपनी से खरीदते, तो यहाँ पे अगर लोगों ने डर के मारे शेयर बेच दिए तो कंपनी के बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा। शेयर सब बेच दिए, ये लो पैसे आपके, मेरे पैसे मुझे दे दो, तो आधे लोगों ने पैसे बेच दिए शेयर, तो कंपनी के अकाउंट में तो 10 करोड़ थे, 5 ही करोड़ रह जाएंगे। और डेली के बेसिस पे उसके चेंज होते रहेंगे, आज 10 करोड़ था, कल 9 करोड़ हो गए, कल 8 करोड़ हो गए, कल 7 करोड़ हो गए। बिजनेस कैसे चलाएगी अगर बार बार पैसा चेंज हो रहा है अकाउंट में? तो आप शेयर बेचने से यहाँ पे, तो कंपनी एक ही बार इन्वॉल्व होती है, उसको 10 करोड़ मिले, वो चली गई। अब अभी आप लोग देखो, आप आपस में बेच लो, नहीं तो वैसे रखो, ठीक है। तो ये बाद में सेकेंडरी मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होता है वो हम एक दूसरे में होता है। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीदोगे। आपको लग रहा है नहीं मैंने भी प्रॉफिट कमा लिया, बेच दो। दूसरे का लग रहा है आप खरीदो, तीसरे को लग रहा है खरीदो यहाँ पे। और कभी ऐसे टाइम आता है कि खरीदने वाले नहीं, तो उसको बोलते हैं ओनली बायर्स। वहां पे अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं शेयरों को, खरीदने वाला ही कोई नहीं है, बेचने वाले सब है। ऐसे भी होता है लोअर सर्किट। और जब अपर सर्किट लगता है, खरीदने वाले सभी है, बेचने वाला कोई नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है, तो अपर सर्किट लगता है वहां पे, ठीक है। तो ये लोअर सर्किट अपर सर्किट शेयरों को लगते हैं, ये नॉर्मली छोटे पेनी स्टॉक को लगते हैं, बड़े वाले क्वालिटी को नहीं लगता है। क्योंकि शेयर मार्केट में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस के शेयर बेचने गए और खरीदने वाला है नहीं। इतना बड़ा वॉलेटिलिटी होता है यहाँ पे, कभी भी आपको ऐसे होगा नहीं। इसके अंदर जैसे कि 20-20 30-30 करोड़ शेयर खरीदी बेची होती है, बड़े बड़े क्वालिटी वाले शेयर। वहां पे आप आपके 10,000 शेयर बेचने को डालोगे तो ऐसे ही सेल हो जाते हैं, बाय हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। अभी कंपनी को पैसा मिल गया, वो चली गई बिजनेस चलाने के लिए, उधर बिजनेस उन्होंने लॉस में भी गया, तो पैसा किसका जा रहा है? अपना जा रहा है। यहाँ पे हमारी शेयर प्राइस गिर रही है, तो मैं बेच रहा हूँ, दूसरे को वो बेच रहा है, तीसरे को, यहाँ पे सब डर के मारे बेचते जा रहे हैं, तो हम आपस में पैसा ये करते हैं। पर जिसने रखा लॉन्ग तक, जैसे कि आया था आईपीओ यमआरएफ टायर का, यमआरएफ टायर का शेयर उस टाइम पे था 100 रुपए का। 100 रुपए पे क्या किया, किसी ने ले लिया आईपीओ में अप्लाई करके, 100 रुपए में डबल हो गया, 200 रुपए, उसने क्या कर दिया, बेच दिया दूसरे को। किसको बेचा? दूसरे पर्सन को बेच दिया। उसने 200 पे खरीदा, उसने 10,000 हो गया, तीसरे को बेचा, तो उसने कितने कमा लिए? 9,000 रुपए कमा लिए, ठीक है। पहले से क्या किया था उसने, 1,000 रुपए में खरीदा था, उसने 100 पे खरीदा था, 1,000 पे बेच दिया दूसरे को, तो उसने कितने कमाए? 1,000 रुपए। दूसरे टाइम 1,000 वाले ने खरीद के 10,000 पे बेचा, उसने कितने कमाए? 9,000। तो क्या पहले जो जिसने 1,000 कमाए तो उसका नुकसान है कि 9,000? नहीं, उसने भी 1,000 कमाए, इसने भी 10,000 कमाए, 9,000 कमाए, दोनों का प्रॉफिट है। अभी तीसरा आ गया जिसने खरीदे 10,000 पे इनसे शेयर्स, और वो अभी शेयर चल रहा है 1,00,000 रुपए एमआरएफ टायर का, ठीक है। 1,00,000 रुपए का एक शेयर चल रहा है एमआरएफ टायर। यहाँ पे आपको अगर दिखा दूं मैं, तो यहाँ पे आईपीओ आया था 100 रुपए पे था। गूगल फाइनेंस, मद्रास रबर फैक्ट्री, जो हम ज़्यादा मार्केट लीडर है टायर सेक्टर में। 1,10,000 हो, तो लास्ट टाइम देखा तब 1,00,000 था। वो इतना जोर से भाग रहा है कि 1,000 2,000 तो एक दिन में ऊपर नीचे होता है वो शेयर्स। यहाँ पे आपको दिखेगा शेयर्स कितना बढ़ गया। यहाँ पे अब मैंने लगाया है मैक्सिमम, आपको यहाँ पे दिखेगा मद्रास रबर फैक्ट्री सबसे महंगा शेयर है इंडियन शेयर मार्केट में, 1,10,804 रुपए का शेयर है, ठीक है। और आप देखोगे 2000 में कितने रुपए में चल रहा था? 2,500 रुपए का शेयर था 2000 में। आप देखोगे 2010 में कितने का था? 1,500 रुपए का शेयर था 2010 में। उसके बाद में आप बोलोगे 1,500 के लिए 3,000 हो गया, बेच देते हैं, डबल हो गया पैसा, वो हो गया 7,000। फिर से 3,000 से आपने जिसने खरीदा उसने 7,000 पे बेचा, फिर से 7,000 वाले से खरीदा दूसरे ने, उसने बेच दिया इसको कोविड के टाइम पे 75,000 को। 75,000 का शेयर गिर के यहाँ पे कोविड के टाइम पे चला गया नीचे 56,000, फिर से 56,000 पे किसी ने खरीदा, उसको बेच दिया ऊपर 80,000 में। फिर से 80,000 से ये शेयर गिर गया, नीचे गया 65,000 पे, और 65,000 से जो बढ़ गया वो अभी अभी भी ऊपर जा रहा है 1,10,000। तो परसेंटेज यहाँ पे देखोगे 5,731%, 20 साल में पिछले रिटर्न दिया है शेयर ने, ठीक है। तो ये शेयर इतना बढ़ गया क्योंकि ये स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ, छोटे छोटे पार्ट नहीं किए, तो इसलिए ये बड़ा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यही बड़ा है, विप्रो इससे भी बड़ा है। विप्रो की आज 2 लाख प्राइस होती है एक शेयर की, पर उसने हर टाइम छोटे छोटे पार्ट उसको स्टॉक स्प्लिट किया, वो कंसेप्ट समझेंगे आगे। इसकी वजह से वो शेयर कम रह गया, पर अकाउंट में शेयर होल्डर के शेयर बढ़ते गए, ठीक है।
तो ये शेयर इतना बढ़ गया यहाँ पे 1,10,000 का। तो आप जो सोच रहे हो ना कि मैं 100 रुपए पे लेता हूँ 200 पे बेचता हूँ, वो लॉजिक मत लगाओ। शेयर मार्केट में इतना पैसा बना देगा, आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करोगे तो वहां पे पैसे को काम पे लगाता है शेयर मार्केट। मतलब आपका पैसा पैसा बनाते जाता है वहां पे, डबल टिबल चौबल। तो आप यहाँ पे देखो कितना रिटर्न मिल गया है यहाँ पे, 5,700% डिवाइड बाय 20 कर दो, सालाना रिटर्न आपका कितना आता है, 700-800% आता है। तो एफडी में 7% मिलता है ना, यहाँ पे 700-800% सालाना। और अभी भी आपको लग रहा है मद्रास रबर फैक्ट्री के टायर कोई ले नहीं रहा है, खराब टायर है, बिक नहीं रहे, ऐसा है क्या? अभी भी मार्केट लीडर है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि 2 लाख भी हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में बिजनेस चल रहा है ना, तो आप ध्यान मत दो कि ये डबल हो गया टेबल हो गया, बनेगा नहीं, यहाँ से आगे पैसा बहुत बन जाता है यहाँ पे। तो दूसरा मैंने दिखाया था आपको, माझगांव डॉक शिप बिल्डर, 1 साल का ही चार्ट लगा। तो यहाँ पे देख रहा है 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर। 1 ईयर पे क्लिक करता हूँ, 1 ईयर का रिटर्न कितना है, 566%। यहाँ पे शेयर था, आपको दिखेगा डेट नीचे, ये दिख रहा है 2 सितंबर 2022 में शेयर प्राइस क्या चल रही थी, 297, सितंबर 2022 को। वहां से शेयर आपको दिखेगा ऊपर जो गया है, अभी यहाँ पे रेट चल रहा है 1850, और शेयर ने रिटर्न दे दिया 566% का। और इसका मैं 20 साल का चार्ट लगाता हूं, तो चार्ट कहां से आ रहा है, 20 साल कर दिया मैंने। 20 साल करने के बाद भी 21 से क्यों आ रहा है, क्योंकि आईपीओ के थ्रू यहाँ पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आईपीओ के टाइम पे इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा कितना था। आईपीओ के टाइम पे प्राइस था इसका लगभग 166 रुपए, और 166 भी नहीं था आईपीओ में, ये नीचे था। आईपीओ की लिस्टिंग हाई पे हो गई थी थोड़ी, जिसने लिया था वो 150 के आसपास ही नीचे प्राइस ली, 140 वगैरह वहां पे लिया था। यहाँ पे लिस्ट हो गया तो आधे लोग तो यहाँ पे गायब हो गए पैसे शेयर बेच के। लिस्टिंग के दिन 12 दिन में पैसे बन गए, गायब हो गए, और जो रहा उसने कितना बना दिया यहाँ पे पैसा। अभी बीच में ये भी हुआ रहेगा, किसी ने 250 पे लिया, 500 पे बेचा, अपना 250 रुपए कमा के निकल गया। वो 500 वाले ने खरीद के अभी तक रखा 1800, उसने तो कमा लिया 1000 रुपए एक शेयर के पीछे। तो दोनों ने भी पैसे कमाए। तो शेयर मार्केट में डिलीवरी या ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान नहीं होता है। वो खाली ट्रेडिंग में होता है, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शन होता है, वहां पे ट्रेडिंग में एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है, इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में। पर ये इन्वेस्टिंग में एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ जाता है। तो अभी कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ता है, तो क्या हमें जो कंपनी बड़ा प्रॉफिट कमा रही है उनके साथ रहना चाहिए, या जो छोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके साथ में? बड़ा प्रॉफिट, जिनका सेल बड़ा हो रहा है, जो अच्छे से चल रही है, मार्केट लीडर है। तो ये सब हमें पता है, पर फिर भी हम दूसरे को पूछते हैं शेयर कौन सा अच्छा है। ठीक है, कभी कभी हम जो फील्ड में है, कोई फार्मा सेक्टर में काम कर रहा है, फार्मा सेक्टर का बैकग्राउंड है, उसको पता है फार्मा में क्या होता है, वो इंजीनियर को पूछ रहा है कौन सा शेयर फार्मा में अच्छा है, वो खुद उस फील्ड का, उसको पता है। ठीक है, डॉक्टर को पता है कौन सी फार्मा की ज्यादा होती है, डॉक्टर दूसरे से सलाह लेता है बैंकिंग सेक्टर में कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे जो फील्ड आपको पता है, बिजनेस पोटेंशियल है, ग्रो कर रहा है, उसमें आप पैसे लगाओगे तो चल जाएगा। जैसे आपने देखा रहेगा डीमार्ट का भी बिजनेस, डीमार्ट तो कस्टमर को कोई भी ऐड नहीं कराता है, जाओगे तो कस्टमर ही रहते हैं। तो क्या वो बिजनेस लॉस में चल रहा है? बहुत अच्छे चल रहा है डीमार्ट। तो आप यहाँ पे डीमार्ट का भी देख लो, एवेन्यू सुपरमार्ट, मैक्स करोगे, इसका आईपीओ आया था 2017 में। आईपीओ के बाद में दिख रहा है ऊपर ऊपर गया, और यहाँ पे अभी चल रहा है, ज्यादा भी ऊपर गया था यहाँ पे 3,600। फिर भी आप देखोगे पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया 492%, 500%, सालाना 100%। तो क्वालिटी वाले शेयर में रखो आप। ये उतार चढ़ाव में निकलते हो 10%, 5% लेके, इन्वेस्टेड रहते हो तो 100-100% पैसा बनाता है, कुछ नहीं करना है, टेंशन भी नहीं लेना है आपका, आप काम करो, पैसा यहाँ पे पैसे को बना रहा है। ठीक है, तो आपने देखा अभी डीमार्ट में कितने लोग आ गए, शेयर ले लो बीच में बेचो, ले लो बेचो, उन्होंने कितना कमा रहेगा, 50%। और जिन्होंने इन्वेस्टेड रहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आराम से इन्वेस्टेड रहे, पैसा बना 500%। तो दिख रहा है ट्रेडर कितना टेंशन लेके ट्रेडिंग कर रहा था, फिर भी 85% कमाया, और यहाँ पे एक ने पैसा लगा के छोड़ दिया, आराम से 500% बनाया। तो मार्केट में ट्रेडर भी बनाता है पैसा, पर इन्वेस्टर ट्रेडर से कई गुना ज्यादा पैसे बना लेता है। ठीक है, तो अभी लाइट गया है तो थोड़ा प्रोजेक्टर बंद हो गया, तो आप मोबाइल पे लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, या आ जाएगा 5 मिनट में लाइट। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा यहाँ पे जो है आईपीओ की, कैसे आईपीओ में ये 3 दिन चलता था, हमने
मर्चेंट बैंकर के पास गए, फिर मर्चेंट बैंक से डीआरएचपी, समझो आपको डीआरएचपी क्या है? क्या होता है डीआरएचपी? जब कंपनी का बिजनेस, किस लोगों को कैसे पता चलेगा क्या बिजनेस है, कितना पैसा कमाती है, क्या करती है, तो वो कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरा डीआरएचपी है। तो वो डीआरएचपी को वो डिटेल्स होता है उसके अंदर। तो आईपीओ आएगा तो आपको क्या देखना है? डीआरएचपी। हाँ, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर से लाइट आ गया तो स्क्रीन पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी हम आगे जाने वाले प्रोसेस कैसे उसका समझने के लिए। तो अभी नेक्स्ट आप देखोगे ये 11 दिन का समझ गए आपको। फिर 12 दिन बाद क्या होती है? लिस्टिंग होती है कोई भी कंपनी। तो 11 दिन तक उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और वो शेयर किससे मिलते हैं हमें? कंपनी से मिलते हैं। तो कंपनी और हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कब होता है? जब पहला प्राइमरी मार्केट में। और जब 12 दिन बाद कंपनी में लिस्ट हो जाता है शेयर, तो उसमें कंपनी नहीं इन्वॉल्व होती। कंपनी तो गई पैसा लेके अपना, ठीक है, बेच के शेयर दे दी आपको, कंपनी ने ले लिए 10 करोड़ रुपए, कंपनी चली गई। तो उसके बाद में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हम लोग आपस में। और क्या हम नहीं पैसे कमा सकते? क्या स्टिल हम भी पैसे कमा सकते हैं। मैंने खरीदा, मुझे लग रहा है कंपनी और बढ़ेगी, तो मैं होल्ड करूंगा शेयर को, मेरा प्रॉफिट हो गया। मैं अगर निकल गया तो वहां पे क्या हो जाएगा? दूसरा पैसा कमा लेगा अगर शेयर वहां से भी आगे चला जाता है तो ऊपर ऑप्शन है वहां पे, स्पीकर का ऑप्शन है, वहां पे आप म्यूट टर्न ऑफ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया? प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कंपनी से हम शेयर कब लेते, कब नहीं कंपनी करते। तो आज जो कल आप टीसीएस लेने जाओगे तो वो किससे ले रहे हो? दूसरे से ले रहे हो, जिसने पहले खरीद के रखा है। और सबसे पहले किसने खरीद के रखा है टीसीएस का? आईपीओ के टाइम पे। तो कंपनी और उसका ट्रांजेक्शन तभी होगा, उसके बाद में कंपनी चली गई, अभी आप दूसरे में हो रहा है। मैंने ज्यादा पैसा कमाया या आपने लॉस नहीं बेचा तो आपका लॉस है, वो मेरा प्रॉफिट। पर आज सब लोग पैसे कमाते हैं बीच में। मैंने 100 पे खरीदा, 200 पे बेचा, मैंने भी कमाया। 200 पे खरीद के 300 पे बेचा, उसने भी कमाया। उसने 400 पे खरीद के 800 पे बेचा, उसने भी कमाया। उसने 800 में खरीद के 80,000 पे कमाया, उसने भी कमाया। तो सब लोग पैसे कमाते हैं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ जैसे होती है वैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता है। इसलिए अभी आपने ही बोला कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बिकने चाहिए, मार्केट में होनी चाहिए, मार्केट लीडर है तो बहुत अच्छी, ऐसे ही कंपनी में पैसे डालने हैं। पर हम जाते हैं छोड़ के 3 रुपए वाला शेयर कौन सा है जो पहले चल रहा था 350 पे, अभी 3 पे आया, तो क्या वो अच्छी कंपनी है? उसका बैलेंस शीट में लॉस चल रहा है, वो 350 का शेयर 3 रुपए आ रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी आ रहा है। वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, ये क्यों नीचे आए हैं? और हमें नहीं, वो 3 रुपए वाला शेयर चाहिए। वो 3 रुपए वाला 30 पैसे हो जाता है, आपका 90% कैपिटल उड़ जाता है। और दूसरा इसमें वो होता है डी लिस्टिंग के चांसेस होते हैं। जब डी लिस्टिंग होता है तो सबसे पहले बैंकों का कर्जा का पैसा दिया जाता है, कर्जे के पैसे के बाद में कुछ बचेगा तो आप में बांटा दिया जाएगा। नहीं तो डी लिस्टिंग में आपको डायरेक्ट शेयर गायब हो जाते हैं मार्केट से, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बचा ही नहीं था बैंक का देने के बाद में आपको देने को। तो डी लिस्टिंग भी हो जाता है वहां पे। सेफ मत समझो कि 2 रुपए वाला शेयर लिया तो नहीं, कल ना आज हो जाएगा 5 रुपए। कंपनी ने हाथ ऊपर कर दिए कि बैंक हो गए, डी लिस्टिंग, बैंक आ जाएंगे, कोर्ट में केस डालेंगे, पहले मेरा पैसा दे दो, फिर शेयर होल्डर का तुम बाद में देखो, जो बचता है वो बेचो, शेयर होल्डर को दे दो। तो शेयर था 3 रुपए का, आपने लिए थे करोड़ों के शेयर 3 रुपए पे। तो बैंक ने अपना पैसा निकाल दिया, तो फिर कंपनी के पास असेट बचे हैं, वो बेच के पैसा आता है थोड़ा फार, वो सब शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। तो एक शेयर होल्डर को आता है 40 पैसा। आपका शेयर कितने में लिया था? 3 रुपए में, तो आता है 40 पैसा। तो डीलिस्टिंग की प्राइस हो जाएगी 40 पैसा। 40 पैसे से शेयर ले लो और आप शांत बैठ जाओ, मार्केट में शेयर बंद हो जाएगा ट्रेड होना। पर अगर 40 पैसे भी नहीं आता, बैंक बोल रही है ये पूरा बेच के भी मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर डीलिस्टिंग प्राइस आएगी 0, शेयर मार्केट से शेयर जाएगा, हाँ, आपके पैसे ढूंढते बैठ जाओ किधर गए। तो ये भी होता है, ऐसे मत समझो कि 3 रुपए वाला लेके बैठे पैसे कमाएंगे, डीलिस्टिंग हो जाती है कंपनियां। तो वो उसके तरफ जाओ ही मत, क्वालिटी वाले के साथ में रहो। आज एमआरएफ टायर का शेयर आप 1,000 पे भी महंगा बोल रहे थे, 20,000 पे भी, 60,000 पे भी महंगा बोल रहे थे, वो 1 लाख पे भी महंगा बोल रहे थे, वो 1,10,000 हो गया। तो क्वालिटी वाला बिजनेस फास्ट जाता है, ठीक है। तो डबल टिबल होने के 1 लाख हो गए तो भी इसके चांसेस है ऊपर ज्यादा जाने के। पर आप जो छोटा शेयर लेते हो ना उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। अभी कितने शेयर ऐसे सुजलॉन, यस बैंक, 3 साल के लोग लेके बैठे, 3 साल से वही जगह पे है, पैसा ही बनाना है। उससे अच्छा ये कितने शेयर देखा है मैंने क्वालिटी वाले, उसमें तो डबल टिबल 5 गुना पैसे हुए रहते हैं आपके। तो दिमाग से वो हटा दो, वो जिंदगी करना ही नहीं है। वो कौन किसका काम है? छोटा ट्रेडर जो है उसको निकालना है 200 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, उसके लिए वो करना है। हम प्रोफेशनली सीख रहे हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है। हमारी सोच है कि आगे चल के हमें 1-1 लाख रुपए एक एक शेयर में निकालने हैं, ऐसे है। अगर वो आपको 300-400 निकालना है तो वो सालाना आपका कितना रिटर्न होता है पता है?
आपका 2-3 लाख रुपए हो गया। और 2-3 लाख सैलरी किसकी है पता है? जो कोई नया नया भी हो जाता है या किसी को लग जाता है ना, होटल में कुक भी रहेगा तो उसकी सैलरी होती है 2-1 लाख रुपए महीने सालाना। तो हम इतने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बीपी बढ़ा रहे थे, शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वो टारगेट पहले डिसाइड करो, मेरा 200-300 रुपये निकालना नहीं है, उससे अच्छा तो फिर मैं कोई जॉब कर लूँ, वहां से ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो हमें ये सीखना है, पहले छोटे लेवल पे करना है, फिर बड़े लेवल पे जाना है, तो थिंकिंग ग्रो करती जानी है, ठीक है। तो वो 2-3 रुपए वाला वो मत करो, वहां पे कभी कभार बन जाता है पैसा, और एनालिसिस नहीं होता, वो तो अपने टुक्के से ऐसे ही लगा दिया किसी के कहने पे। पर मेन एनालिसिस क्या होती है, अभी आप देखोगे रामदेव अग्रवाल सर वगैरह, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, इनके पास बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के पैसे आते हैं, 40,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो ये क्या ऐसे 2-3 रुपए 2 रुपए वाला स्टॉक सोचते हैं बैठेंगे क्या? वो क्या करते हैं, क्वालिटी वाले में जो निफ्टी के पार्ट है, पैसा भी सेफ रहे और पैसा भी बने तो उसमें लगा देते हैं। और वो बढ़ने के बाद में उनको 20% भी रिटर्न मिल गया, तो 20,000 करोड़ पे 20% मिल गए, ठीक है। तो वैसे होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। ये 2-3 रुपए वाला ये नए लोगों के काम है, जो आ गए मार्केट में, गए लगाने के लिए, बने तो बने, नहीं गए तो 5,000 जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। पर 5,000 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5,000 लगा के भी 10,000 बनाए जाते हैं मार्केट में क्वालिटी वाले शेयर्स में। तो वहां पे आपको देखना है प्रॉपरली। तो ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब एनालिसिस का पार्ट है, आपको अभी क्लियर हुआ रहेगा ये बिजनेस कैसे रन होते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंस है। तो लॉकडाउन में शेयर मार्केट क्यों बंद नहीं था? क्योंकि सब इतना बड़ा प्रोसेस है, ये सब इनके पैसे वगैरह होते हैं वो बंद रुक जाएंगे सब एक जगह पे, ठीक है। तो इसलिए शेयर मार्केट बंद नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा, आप वो दिमाग से हटा दो। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है ये, ऐसे नहीं कि ये कोई तो चला रहा है और वो बंद हो गया, गायब हो गया तो क्या होगा। ये इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर चलता है, और जीडीपी वगैरह सब इसके बेसिस पे ही होता है वो। ये कंपनी को पैसा नहीं मिला अगर सस्ते में, तो हमारा जीडीपी रेट जो महंगा मतलब घट जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, कंपनियां प्रोडक्ट जो बना रही है वो कम बनाएंगे। मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम भी एग्जांपल, ब्रिटानिया का बिस्किट जो हम 10 रुपए में ला रहे हैं, उसको अगर लोगों से पैसा फ्री में नहीं मिला बिजनेस चलाने के लिए, तो वो लोन ले लेगा। उसके पास ऑप्शन बहुत है, वो लोन लेगा, पर लोन का प्रोडक्शन कॉस्ट खुद बेयर करेगा क्या? वो बोलेगा 15 मैं पहले 10 रुपए में बेचता था, अभी मेरे खर्चे बढ़ गए, 15 रुपए में बेचूंगा। तो खर्चा किसका बढ़ेगा? हमारा इम्पैक्ट होगा ना, तो महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, वो प्रोडक्ट बना रहा था पहले 10 करोड़, पर उसका पैसा नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको रिसेशन आ गया, वो लोगों को निकाल देगा, पहले जॉब जाएंगे देश में लोगों के। दूसरा, वो बाहर के देश में जो प्रोडक्ट बना के भेज रहा था वो कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स से पैसा आया था वो नहीं आएगा, देश में लोगों बेरोजगारी हो जाएगी लोगों की, तो देश का ग्रोथ होगा क्या? नहीं। तो शेयर मार्केट को इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर इतना क्यों ये कर रहा है कि आओ शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे देश को फायदा है, जितने लोग शेयर मार्केट में आएंगे ये कंपनी को पैसा मिलेगा, उसके बदले में लोगों को भी तो पैसे मिल रहे हैं ना। तीसरा, देश को भी तो टैक्स मिल रहा है। चौथा, बाहर के देश में पैसा भेज रहा है वो फॉरेनर से भी पैसा लेके आ रहे हैं हम। अगर हमारे देश में आप दूसरे का पैसा एक इधर उधर करते रहेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, हमें क्या करना है, बाहर से पैसा लाना है। तो ये कंपनियां क्या करती है, मारुति सुजुकी बाहर गाड़ियां बेचती है यूरोप में वगैरह, टाटा मोटर्स बाहर गाड़ियां ज्यादा बिकती है यूरोप में वगैरह, उनके यूएस में वगैरह। तो वहां से पैसा आता है, तो उससे मेन इनकम है हमारा। आप दूसरे में बेच के वो तो देश का ही पैसा इधर उधर घुमा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए शेयर मार्केट देश को वो लेवल पे सोचना पड़ता है कि इसको कैसे मेंटेन रखे, तो बाहर का बिजनेस आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे हमारे अंदर, या नए नए जॉब एम्प्लॉयमेंट रेडी हो जाएंगे। जैसे ये कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड ने कल जाके बड़ा बिजनेस किया, 10 करोड़ था, कल जाके 10 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो उस टाइम पे, अभी शुरू में तो इसके अंदर एम्प्लॉय रहेंगे 20-30, उस टाइम पे 20-30 हजार एम्प्लॉय रहेंगे, तो देश में कितने जॉब क्रिएट हो जाएंगे। तो उससे, और उसका फायदा किससे, हमारे पैसे से हो गया, और हमें भी फायदा हो गया, ऐसे नहीं कि हम लॉस में जाके उसको पैसे दे रहे थे। तो यहाँ पे दोनों विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए, कंपनियों के लिए, सब यहाँ पे अच्छा, इसलिए ये चलाया जाता है देश के अंदर। तो जो बोल रहे थे ना शेयर मार्केट जुआ है वगैरह, वो ये साइड नहीं पता उनको बिजनेस कैसे चलता है, उनको खाली फ्यूचर ऑप्शन पता है, आओ इंट्राडे करो, बेचो निकलो, वो वाला। तो वो एक पार्ट है, वो ट्रेडिंग का पार्ट है। और शेयर मार्केट क्यों बनाया गया है, तो कंपनी को पैसा मिले, उसके बदले में आपको सेफ्टी में शेयर मिले, तो कंपनी भी ग्रो करे, आपका पैसा भी ग्रो करे, दोनों को फायदा हो, और देश भी उसके साथ विकास करे, ठीक है। तो ये मेन शेयर मार्केट है। और इसके अंदर जो एक दिन में लेके एक दिन में बेच रहा है वो इंट्राडे ट्रेडर है, उसको कोई कंपनी का लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, वो खरीद रहा है, बेच रहा है, अपना उसमें पैसे निकाल रहा है, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर ऑप्शन में भी वो खरीद रहा है, बेच रहा है, कंपनी की ग्रोथ के साथ नहीं रह रहा है।
तो अभी नेक्स्ट आता है, लिस्टिंग तक हमने समझ लिया। तो उसके बाद में जो आता है वो है कि यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में शेयर्स मार्केट में शेयर ट्रेड होना चालू हो जाएगा। हमारा एबीसी लिमिटेड का शेयर कितने का था? एक शेयर 100 रुपए का था। अभी लिस्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो इसके चांसेस 200 पे भी लिस्ट होने के हैं, 150 पे भी लिस्ट होने पे, 120 पे भी लिस्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो डीमार्ट आईपीओ आया था तो 299 को 300 रुपए को शेयर प्राइस था, 640 को 12 दिन बाद लिस्ट हो गया, मतलब वहां पे 120% के लिस्टिंग गेन पे हो गया। तो जो बीच का डिफरेंस है ना 12 दिन में पैसा कमाना, वो भी तो आप कमा सकते हैं यहाँ पे। 2 लाख तक का भी लगा सकते हो, 2 लाख लगाया आपको, 2 लाख में अगर 2 लाख का 4 लाख बन गया तो क्या बुरा है, कमा लिया वहां पे आपने। या फिर आप इन्वेस्टेड रहे तो आगे जितना टाइम ज्यादा जाएगा उतना टाइम ज्यादा पैसा है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, जो ये कंपनी आईपीओ लेके आती है, मतलब ये न्यू बॉर्न बेबी होती है, जस्ट अभी अभी तो आई है बिजनेस में, या फिर ये आगे चल के 20 साल बाद कहाँ पे होगी। कुछ कंपनियां होगी नीचे जाएगी, उन्होंने अच्छे से चलाया नहीं बिजनेस, कुछ कंपनियां बहुत आगे जाएगी। पर ऐसी आपने अगर ढूंढी, मार्केट लीडर भी है डीमार्ट, आईपीओ लेके भी आ रहा है, अभी अभी मार्केट में आ रहा है, तो मैं शेयर लेता हूँ, 20 साल बाद कहाँ शेयर रहेगा। तो वैसे कंपनी में पैसे आपको लगाने हैं, क्योंकि वो तो अभी रिलायंस देखो 20 साल पहले कहाँ पे था, शेयर चल रहा था। बजाज फाइनेंस देखो 4 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए पे शेयर था, आज 7,000 पे शेयर है। तो जिसने 20,000 साल पहले लगाया, 20 साल पहले, उसने अभी बेचा, तो जो 10 रुपए 20 रुपए में खरीद रहा था वो 7,000 में बेचेगा। तो इसमें आप ऐसे करो कि शेयर ले लो और बेचो ही ना। ठीक है, पर ये कौन कर सकता है? जिसके पास पैसा है। पर जिसके पास पैसा है और वो बाद में फिर से पैसा लग रहा है, वो तो नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो ले लो आप आईपीओ में, डबल अगर हो गए आपके, आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 था, निकाल दो 15,000, वो तो आपको फ्री में मिला है, वो रहने दो वैसे ना, 20 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए रखो, बच्चों के शादी के लिए रखो। उस टाइम पे तो वो 20,000 के, मतलब 10-20 लाख भी बन सकते हैं 20,000 के, वो 15,000 के। तो वैसे आप करो कि शेयर ले लो, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मत निकालो, वो शेयर पड़े रहने दो वैसे ही डीमैट अकाउंट में, और आप क्या करो, आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दो। पर जिनको पॉसिबल है कि मेरे पास और इनकम आ रही है, तो ये 15,000 वैसे ही रख देते हैं, वो निकालो ही ना क्वालिटी वाले शेयरों में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, आपको माझगांव डॉक का एग्जाम्पल दिखाया मैंने, आपको परसेंटेज 800% का परसेंटेज मिला रहता आपको 2-1 साल के अंदर, 800% अगर शेयर बेचे नहीं होते तो। और जिन्होंने बेचा 40-50 प्रॉफिट पे, तो वो 40-50% पे ही निकल गए। और ये माझगांव डॉक, ये तो 3 साल में ही यहाँ पे पहुंच गया 800%। आप इसको 20 साल बाद देखो, गवर्नमेंट कंपनी है, शिप बिल्डर है, जो डिफेंस के शिप्स वगैरह बनते हैं उसमें है, तो ये 20 साल बाद कहाँ पे रहेगी। और इसको हर साल है ना गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, हमारे टैक्स से जो पैसा जाता है ना, क्योंकि देश की सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए शिप भी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट देता ही है इनको पैसा, बनाओ शिप तुम, इसके प्रॉफिट इतने बढ़ते जा रहे हैं इसलिए शेयर भाग रहा है। शेयर गवर्नमेंट कंपनी इसलिए नहीं भाग रहा है, तो आपको वो एनालिसिस करना होता है, वो आगे देखेंगे हम एनालिसिस पार्ट। तो यहां तक आपको समझ गया, शेयर का आईपीओ लिस्टिंग हो गया, 12 दिन बाद लिस्टिंग डबल टिबल हो जाते। अभी देखते हैं कि आईपीओ कैसे समझे, कहाँ पे आते हैं, किस दिन आते हैं, कहाँ पे हमें पता चले। तो उसके लिए चलते हैं अभी स्क्रीन पे, आपको जाना है, आपको स्क्रीन दिख रहा है सर, वहां पे मोबाइल पे आपके पास लिंक नहीं रहेगा ना। बाकी सबने कनेक्ट किया है ना ऑनलाइन में? ओके, ठीक है, मोबाइल पे गौरव सर, सर को दे दीजिए। जिसने कनेक्ट नहीं किया आप कर सकते हो, लाइट जब तक नहीं आती तब तक आप मोबाइल पे स्क्रीन दिखेगा आपको। ओके, ठीक है, हाँ। ओके, अभी नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है आपको। आपको ये कहाँ पे पता चलेगा कौन से आईपीओ आने वाले हैं, या फिर वहाँ पे कौन सा अभी खरीदने के लिए है ना? वहाँ पे ऑप्शन है आपको, हो गया अपन। ओके, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे पता चलेगा कौन से अभी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बोला मंडे को अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे आईपीओ है कि आपके 70% पैसे बना देगा 12 दिन में। इसलिए मैं ये कंसेप्ट आज बता रहा हूँ आपको कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो अभी कैसे लगाना है उसको। तो आपको जाना है कौन सी वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल। तो जिनको लिख के लेना है ये लिख के भी ले लो, ये आपको लाइफ टाइम के लिए पैसे बना सकता है यहाँ से आगे।
ऐसे करके आप बहुत सारे क्वालिटी के शेयर्स आते हैं। आप खाली इसमें ही शेयर लेके जो बिजी है जॉब में या बिजनेस में, वो ऐसे भी करोगे तो भी बड़े पैसे बनेंगे आपके, ट्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल पे चले गए। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे सब आता है, न्यूज़ आता है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, सब आता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। शुरू में आपको देखेगा यहाँ पे ये न्यूज़ है, यहाँ पे दिया है चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में लॉन्च 4,000 करोड़ क्यूआईपी। क्यूआईपी ये फंड रेजिंग का तरीका है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी उसको फिर से पैसा चाहिए, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे, फंड रेजिंग का तरीका है। तो ये 4,000 करोड़ फिर से रेज कर रहे पैसे शेयर बेच के, तो ये एक अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, कोलोमंडल फाइनेंस, वो भी आप देख सकते हो शेयर। अभी नेक्स्ट आते हैं, आपको मनी कंट्रोल पे जाने के बाद होम पे बीच में जाना है, वेबसाइट पे नीचे नीचे बीच में जाओगे तो आपको मिलेगा, ये दिख रहा है आईपीओ स्नैपशॉट। आगे आईपीओ स्नैपशॉट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्नैपशॉट। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी कंपनियां, एसबीएफसी फाइनेंस, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ठीक है। नीचे भी आप यहाँ सी मोर पे क्लिक कर दो, सी मोर पे। हाँ, आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे गए और स्क्रॉल करके नीचे नीचे बीच पे गए, मेन वो होम पे ही बीच में थोड़ा नीचे जाओगे तो वो ऑप्शन है आईपीओ स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझा। वेबसाइट पे जाना है मनी कंट्रोल, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है और बीच में ही वो आईपीओ स्नैपशॉट करके मिलेगा आपको। या फिर आप गूगल पे भी डालोगे आईपीओ डिटेल्स ऑन मनी कंट्रोल तो भी वो डायरेक्टली इस प्लेस पे लेके आएगा आपको, ठीक है। समझे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा आईपीओ आने वाला है, आ रहा है, चालू है, बंद हो गया है, कितने का प्राइस है, क्या है, सब पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखो आपको लिखा है एसबीएफसी फाइनेंस, उसके नीचे क्या लिखा है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, इसमें राकेश झुनझुनवाला का भी होल्डिंग है, ठीक है। संघानी हॉस्पिटल, इसके आगे क्या लिखा है, एसएमई आईपीओ, और ऊपर वाले दोनों के आगे क्या लिखा है, आईपीओ। तो हम इस पे ध्यान देंगे, ये 2 लाख के 1,20,000 के आगे वाले नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे बिजनेस होते हैं। और यहाँ पे आपको पता चलेगा, दिखाता हूँ मैं, नीचे दिखा है यूडीज सॉल्यूशंस, ये भी एसएमई आईपीओ है। श्रीवारी स्पाइसेस, ये भी एसएमई आईपीओ है, ठीक है। अभी एसएमई क्यों है, तो पहले देखो एसबीएफसी फाइनेंस, एसबीएफसी फाइनेंस में यहाँ पे रेटिंग कुछ दिया नहीं है। इश्यू प्राइस मतलब क्या, कितने रुपए पे शेयर बेचने को है, तो इन्होंने रखा है 54 और 57। हमें हमेशा हायर प्राइस बैंड पे लगाना होता है 57, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा लोगों ने लगाया तो जिसने हाई पे लगाया उसको ही मिलेंगे, हमने तो नीचे वाले पे लगाया था 54 पे, तो हमें 57 पे ही लगाना पड़ेगा बोली। मिनिमम इश्यू साइज कितना है, 1025, मतलब 1025 करोड़ रेज कर रहे हैं ये पैसा, इशू साइज मतलब ऊपर करोड़ में है, 1025 करोड़ रेज कर रहे हैं। और लॉट साइज मतलब एक लॉट में कितने शेयर्स लेने हैं, तो 260, 260 इंटू 57 करोगे तो वही 15,000 के आसपास का अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ओपन कब हो रहा है ये, हाँ 15,000 आपके बैंक अकाउंट में होना जरूरी है उतना खरीदने के लिए, वो बताता हूँ आगे कैसे अप्लाई करना है। अभी नेक्स्ट आता है ओपन डेट, कितने को चालू होने वाला है ये, 3 अगस्त को, और बंद कितने वाला होने वाला है, 7। 3 अगस्त को चालू होने वाला है, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार रविवार छोड़ देंगे बीच में, 7, 3 दिन चल रहा है, वर्किंग डेज 3, सैटरडे संडे तो बंद होता है। तो हमें इसको अप्लाई करने के लिए मंडे है, अभी भी मंडे 5 बजे तक का टाइम है हमारे पास, ठीक है। दूसरा आईपीओ कॉनकॉर्ड बायोटेक, 700, 741 का प्राइस है उसका। कितना पैसा रेज कर रही है वो कंपनी, 1550 करोड़ रेज कर रही है। और कितने शेयर लेने, 20 शेयर 700 रुपए के, तो अगेन 15,000 के आसपास होता है वो, ठीक है। ओपन डेट है 4 अगस्त, और इसको तो टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ये तो अभी कल ही ओपन हो गया है, इसको मंडे ट्यूसडे तक टाइम है, मंगलवार तक हमें टाइम है, ठीक है। पर ऊपर वाला जो एसबीएफसी उसको खाली एक ही दिन है, तो सोमवार को मिस नहीं करना है, ठीक है। सोमवार गया तो फिर आपको लगाने का टाइम नहीं है, फिर डायरेक्टली 12 दिन बाद ही मार्केट में महंगे पे लिस्ट होगा तो वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्कॉर्ड के लिए मंगलवार का टाइम है, 2 दिन है आपके पास, तो मंगलवार को अप्लाई करो यहाँ पे आप चाहिए तो। अभी नेक्स्ट जो एसएमई आईपीओ, उनका कितना फंड रेजिंग है दिख रहा है, 15 करोड़ एक रेज कर रहा है, एक 44 करोड़ कर रहा है, एक 8 करोड़ कर रहा है। मैंने बोला था 100 करोड़ के अंदर के जो फंड रेज करते हैं वो होते हैं एसएमई आईपीओ, जिसका लॉट साइज होता है, यहाँ पे देखो लॉट है 3,000 का, 800 का, 3,000 का, 3,000 इंटू 42 करोगे तो वो लगभग 1 लाख के आसपास जाता है अमाउंट, ठीक है।
हाँ, मतलब 1 लाख टू 1,20,000 के बीच में रहते हैं वो अमाउंट्स। तो उसको तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने छोटे बिजनेस होते हैं कि उसका बिजनेस भी हमें पता नहीं होता है। और जो मार्केट लीडर वाले आते हैं ना, वो नॉर्मल आईपीओ में आते हैं, डी मार्ट या कोई बड़े बड़े आईपीओ जो आते हैं वो। अभी ये दोनों भी बहुत बड़े कंपनियां हैं, ऊपर जो है आपको नाम से अभी नहीं पता चल रही है कंपनियां, पर अभी इसमें हमें डायरेक्टली ये नहीं लगा देंगे कि आईपीओ ओपन है चलो पैसे लगा, इसके अभी एनालिसिस करेंगे, बिजनेस क्या है, कितना है, कैसे है, अच्छा है क्या, लॉस कर रहा है क्या, नहीं लॉस कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है, बिक रहे क्या नहीं बिक रहे, 10 साल बाद भी बिकेंगे क्या नहीं बिकेंगे, नहीं तो 2 साल बिक के क्या फायदा है, 10 साल बिकनी चाहिए उसके प्रोडक्ट, 50 साल बिकनी चाहिए तो ही अच्छा है ना कंपनी। तो अभी यहाँ पे आपको नाम पता चल गए दो, कौन से आईपीओ है अभी नॉर्मल वाले, एसबीएफसी फाइनेंस और दूसरा कॉनकॉर्ड बायोटेक। अभी पहले तो हम अभी तीसरा यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो भी डिटेल आता है, व्यू प्रोफाइल में गए उस आईपीओ पे क्लिक किया तो वहां पे भी आता है कंपनी क्या करती है, कंपनी का कब से कब तक का आईपीओ होने वाला है, क्या डिटेल्स है कंपनी के यहाँ पे। पर यहाँ पे बहुत डिटेल में अच्छे से डिटेल्स नहीं आते हैं इसके। तो आपको आईपीओ कौन सा ओपन है वो देखने के लिए क्या करना है, मनी कंट्रोल वेबसाइट। और आईपीओ का नाम पता होने के बाद में आपको क्या करना है, अभी ये आईपीओ का नाम लेके गूगल पे जाना है, जो भी आईपीओ का नाम पता चलेगा और डालना है आईपीओ डिटेल्स, उस आईपीओ का नाम और आईपीओ डिटेल्स, खाली नाम डालोगे तो भी आ जाता है। और वो नाम डाला, आईपीओ डिटेल्स डाला, तो आपको ऐसे ही एक वेबसाइट मिलेगी चित्तौड़गढ़.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है आईपीओ के लिए, चित्तौड़गढ़.com। आईपीओ के लिए हमें दो ही वेबसाइट यूज करने, मनी कंट्रोल और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक है। मनी कंट्रोल पे पता चलेगा कौन कौन आ रहा है, किस दिन आ रहा है, क्या है, कितना प्राइस है, कितना ये है। और एनालिसिस के लिए हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ पे, तो यहाँ पे क्लिक किया एसबीएफसी हमने। यहाँ पे अभी हमें डिटेल्स में जाना है थोड़ा, पहले तो दिया एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। अभी पहले तो कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे आपको देख रहा है इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, कब से बिजनेस चल रहा है, तो 2008 से किसके पैसे से चला रहे थे, खुद के पैसे से, या कोई एंजल इन्वेस्टर था जिसने दिया था उसके पैसे से चला रहे हैं, ठीक है। एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड इज systematically important नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है ये। एनबीएफसी मतलब मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन वगैरह जो देती है, बैंक है पर बैंक बैंक जैसे काम कर रही है पर बैंक नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब आरबीआई का ही लाइसेंस होता है पर बैंकिंग का नहीं होता है, उसको लोन दे सकते हैं, ये सब करा सकते हैं, गोल्ड लोन वगैरह डिपॉजिट रख सकते हैं, पर बैंक नहीं है वो। और बैंकिंग लाइसेंस होता है बैंकों को, तो ये आरबीआई के अंडर ही चलती है एनबीएफसी। तो वो बैंक ही है पर बैंक के जैसे ही काम कर रही है पर बैंक नहीं है, तो ये एनबीएफसी है, ठीक है। मुथूट हाँ, फंक्शन बैंकिंग जैसे लोन लेना, लोन डिपॉजिट लेना, पैसे देना, कार लोन देना, ये देना, सब वो करती है काम, ठीक है। Yep, SBFC provides its services in the form secured YME loan and a loan against gold. गोल्ड लोन भी देती है। यम मतलब ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो नए नए स्टार्टअप बिजनेस से चालू होने लगे हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या होते हैं, रेडी होते हैं, शुरू में पैसा चाहिए, बिजनेस आइडिया बहुत है अच्छा हमारे पास, चाहे तो महंगे रेट पे पैसा दे दो पर पैसा चाहिए हमें, तो वो इसमें करती है, तो इसका बिजनेस अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी बिजनेस नए निकालते हैं तो उसको क्या है, पैसा चाहिए, तो ये कंपनी पैसा उसके लिए काम कर रही है, तो ये पैसा दे देंगे, ठीक है। पर इसमें रिस्क भी है, पैसा वापस नहीं किया तो, ठीक है, पर वापस नहीं किया तो ये सिक्योरिटी लेती है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी वो जब्त कर लेगी एसेट कंपनी के, ठीक है। तो सेफ होता है, पर फिर भी अगेन रिस्क होता है कि पैसे नहीं मिले, कुछ बैड डेप्ट हो जाते हैं। पर अपॉर्चुनिटी भी, पैसा भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लोन दे दे के ये कमाएंगे। सपोज जो पैसा है 14% लगाएंगे इंटरेस्ट पे, और ये इनको सेंट्रल बैंक से मिलता है परसेंटेज 5% पे लोन पैसा, और ये बेचते हैं इनको 12% पे, बीच में कमाते ही जाते हैं, तो इसलिए ये इनके प्रॉफिट बहुत बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये बिजनेस तो समझ गए, आपको लोन दे रही है, आपको ज्यादा कुछ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एसबीएफसी फाइनेंस के वेबसाइट भी जा सकते हो, एसबीएफसी फाइनेंस वेबसाइट। जब प्रोडक्ट नाम से नहीं पता चलता है ना, तो आप क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे प्रोडक्ट पता चल जाता है। गेट अ लोन, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है, लोन चाहिए तो लोन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये दुकानदारों को वगैरह, बिजनेस वालों को, सबको ये लोन प्रोवाइड करता है, छोटे मोटे बिजनेस हो कुछ हो। इनके पास लगभग आप देखोगे कितने कस्टमर है, इनके ब्रांचेस कितने कितने सिटीज में, एम्प्लॉय कितने हैं,
कितने करोड़ का टर्नओवर ये करते हैं, 4,900 करोड़ का AUM है एवरेज यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट। लोन्स में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोन टाइप है इनके, क्या क्या है, सिक्योर्ड MSME, लोन अगेंस्ट गोल्ड, दो ही लोन देते हैं मीडियम बिजनेस को, और जो जिनको बिजनेस चलाना है, दुकान डालने हैं, बिजनेस शॉप डालने हैं, कुछ करना है, उनको लोन देती है। और दूसरा गोल्ड लोन, सोना रखो पैसा लेके जाओ, मतलब वो तो सिक्योर्ड लोन है पूरा गोल्ड का। तो यहाँ पे अभी ये तो अच्छा है, बिजनेस तो चलने वाला है और लोग तो यही यूज करते हैं आजकल। आगे चल के ये बिजनेस चलेगा नहीं ऐसे नहीं, लोगों को तो पैसे की जरूरत है। लोग तो बैंकों के पीछे भाग रहे हैं आजकल, पैसे के लिए बैंक दे नहीं रहे क्योंकि स्कोर अच्छा नहीं है। तो कस्टमर की कमी नहीं है इनको, इंडिया में कस्टमर बहुत है, आगे भी रहेंगे 10 साल बाद भी इनको। ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पे ये देख लिया बैलेंस, ये सॉरी हमने वेबसाइट। बिजनेस समझ में आया सबको क्या है, लोन प्रोवाइड करती है, बैंक जैसे काम करती है, मुथूट फाइनेंस वगैरह वो समझ लो, गोल्ड लोन। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है यहाँ पे IPO डिटेल्स। IPO ओपन होगा 3 तारीख को, क्लोज होगा 7 तारीख को। फेस वैल्यू जो है 10 रुपये। अभी ये फेस वैल्यू क्या होता है आपने बहुत बार सुना रहेगा, जब IPO कैलकुलेशन निकालते टाइम उसको तो कैलकुलेशन के टाइम पे किसी को प्राइस नहीं पता होती है क्या होगी शेयर की प्राइस आगे चल के, तो उस टाइम पे एक बेस वैल्यू पकड़ा जाता है, उसको फेस वैल्यू पकड़ा जाता है। कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज प्राइस पकड़ा है, वो नॉर्मली 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये ये रखनी पड़ती है, ये फॉर्मेट एक उसमें से ही रखनी पड़ती है। ठीक है। आगे चल के जब छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे, अगर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया 10,000, उसको 5,000 कर दिया, तो आपके अकाउंट में एक शेयर है 10,000 का, तो दो हो जाएंगे 5,000 के, और इसका ये जो फेस वैल्यू है 10 रुपये से 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, स्प्लिट हो जाएगा। और हमेशा डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे देते हैं, आपने देखा रहेगा 100% ये कंपनी डिविडेंड दे रही, पर 100% 10 रुपये पे, तो इसका मतलब 10 रुपये डिविडेंड दे रही है। तो हमेशा डिविडेंड इस पे फेस वैल्यू पे देती है कंपनी। सर ये कंपनी डिसाइड करती है फेस वैल्यू या हाँ, कंपनी के पास ऑप्शंस होता है, उसके हिसाब से शेयर, आप फेस वैल्यू ज्यादा रखोगे ना महंगा, तो शेयर प्राइस की प्राइस हाई होती है, कम रखोगे तो छोटे छोटे शेयर प्राइस रहती है, तो उस टाइम पे वो दोनों के पास ऑप्शन होते हैं, प्राइस हाई रखनी है कम रखनी है। ठीक है। लॉट साइज है 260 शेयर का। ठीक है। टोटल इश्यू साइज कंपनी कितना रेज कर रही है, 1,025 करोड़ रेज कर रही है। फेस इश्यू कितना है, 600 करोड़। ऑफर फॉर सेल कितना है, 425 करोड़। अब ये दो क्या कंसेप्ट है, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल। 600 करोड़ कर रही फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल कर रही है 425 करोड़। मतलब क्या हो गया, तो फ्रेश इशू मतलब नए पैसे, नए शेयर बेच रही है, वो पैसा आएगा बिजनेस के अंदर। ठीक है। वो जो 425 करोड़ है, 600 करोड़ है, वो पैसा आएगा बिजनेस के अंदर। उससे क्या करेंगे, वो बिजनेस चलाएंगे, नए नए प्लान डालेंगे, ये हो जाएगा। पर उसके नीचे वाला जो है ना 425 करोड़, वो जाएगा प्रमोटर के हिस्से में, क्योंकि प्रमोटर बोल रहे हैं मेरा 30% हिस्सा है ना, उसमें मैं 3% इसमें बेच रहा हूँ। वो बेच रहे शेयर तो मेरे भी 3% डाल दो उसमें, वो पैसा आएगा 3% मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ घर पे उस पैसे को, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक है। तो वो पैसा उसको जाएगा, ये 425 करोड़ प्रमोटर में बांटा जाएगा, जो जो अपने शेयर बेच रहा था। ये DRHP में सब है, टोटल प्रमोटर 10 है, तो इसमें 10 में से एक ही पूरा वो पैसे बेच रहे हैं 425 करोड़ के, या फिर यहाँ पे सबके 2-2, 3-3% है ऐसे। क्योंकि शुरू से अगर बिजनेस चला है, आप खीसे के पूरे पैसे डाल रहे थे, लोन लेके डाल रहे थे, तो एक टाइम आएगा कि मुझे सुकून चाहिए, बिजनेस अभी रन कर दिया मैंने, तो अभी मुझे एंजॉय भी करना है। ठीक है। उसके लिए थोड़ा पैसा निकाल लेते बिजनेस का, तो मैं क्या करूंगा, मेरे शेयर बेचूंगा, बाद में जाऊंगा बेचने तो नहीं बिक पाएगा, क्योंकि प्रमोटर को ऑथराइज नहीं होता है शेयर मार्केट में शेयर बेचने को। वो हम ही लोग हैं, जब मर्जी आए बेच सकते, खरीद सकते हैं। प्रमोटर कभी भी एक शेयर भी नहीं बेच सकता, अगर शेयर बेचा प्रमोटर ने तो उसको डायरेक्टली सेबी ये करेगा, चार्जेस लगाएगा। प्रमोटर को शेयर नहीं बेचना, वो देखेगा शेयर गिर रहा है फिर भी बेच नहीं सकता मार्केट में। ठीक है। वो अलग अलग कंसेप्ट, उसके लिए शेयर बायबैक लाना पड़ता है उसको, या नए फंड रेजिंग करने पड़ते हैं, उसमें वो अपने शेयर बेच के फिर से पैसा रेज कर सकता है, वो अलग अलग कंसेप्ट है। पर सख्त रूल है कि मालिक को अपने शेयर बेचने का अलाउड नहीं है, नहीं तो वो बिजनेस बढ़ाएगा बना ये, और उसको पता चला कल फ्रॉड होने वाला है, अगले महीने में मैंने ये कुछ किया है बैलेंस शीट में, वो क्या करेगा, उसके पहले पूरे शेयर आप लोगों को बांट देगा, वो तो बिजनेस छोड़ के भाग जाएगा। उसको पैसे मिल गए और बाद में फ्रॉड सामने आएगा, तो लॉस किसके होंगे, शेयर धपाक से गिरेंगे तो हमारे लॉस हो जाएंगे। और वो मैनिपुलेशन भी करेंगे, उसको पता है लॉस हो गया तो शेयर बेचेगा, उसको पता है अगले महीने प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी में ऑर्डर मिलने वाले, शेयर खरीद लेगा, मैनिपुलेशन हो जाएगा, इसलिए उसको बैन होता है, बाइंग सेलिंग बैन, वो नहीं कर सकता, ना ही अपने रिलेटिव के इसको करा सकता है, वो इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। और कोई पकड़ा गया कि फैमिली अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहा था, शेयर खरीद रहा था,
न्यूज़ के, क्योंकि इनको अंदर की चीज़ें पता होती है, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग जो इंडिया में बैन है, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से यहाँ पे समझा आपको 425 करोड़ ऑफर फॉर सेल किसके पास जाएंगे, प्रमोटर के पास चले जाएंगे, जो कि अपने घर लेके जाएगा पैसा। उससे कुछ कंपनी आईपीओ लेके आती है, उस टाइम पे पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होता है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि पैसा कंपनी को मिलेगा, कंपनी ग्रो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। वो पूरा पैसा लेके घर जा रहा है प्रमोटर, बिजनेस में नहीं आ रहा, बिजनेस है वैसे ही चलता रहेगा। पर फिर भी वो बिजनेस खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस तो अभी अच्छा चल रहा है, पर मुकेश अंबानी को लग रहा है कि मुझे जियो में थोड़े पैसे डालने, मेरे इधर के शेयर बेच देता हूँ, मैं लेता हूँ। तो मुकेश अंबानी ने ऑफर फॉर सेल डाल दिया, तो हम क्या उसको खराब नहीं बोलेंगे? कंपनी तो स्टिल अच्छा है, वो पैसा खुद के भी बेच रहा है शेयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब बिजनेस है, ठीक है। पर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, बीएसएनएल, पैसे की जरूरत है और शेयर बेच रहे, आप हमें पता है क्या हालत है उसका, तो फिर हमें समझना है ये पैसा बेच के हमें चूना लगा रहे हैं, हमें शेयर दे के ये पैसा लेके जा रहे हैं हमसे, तो वो नहीं लेने हैं उस टाइम पे। तो इन शॉर्ट में बिजनेस खराब है और आपको दिख रहा है ये आईपीओ में बेचे जा रहे हैं शेयर्स, बेचने को आए, बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा देख रहा है बिजनेस खराब है और ये ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा घर पे लेके जा रहे हैं, तो भी हमें इन उसमें नहीं जाना है आईपीओ में, क्योंकि वो आईपीओ अच्छे लिस्टिंग नहीं होती है। और हमारे से ज्यादा तो ये एफआईआई वगैरह बहुत स्मार्ट होते हैं, बैंक्स वगैरह, वो पैसा ही नहीं लगाते ऐसे आईपीओ को, तो उसका डिमांड क्रिएट नहीं होता और ये है वहीं पे ही लिस्ट हो जाता है, या कभी कभी है उस प्राइस के थोड़ा सा नीचे लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसलिए आपको समझना है ये सब चीजें, एक एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, फ्रेश इशू क्या होता है, तो बहुत सारे कंसेप्ट है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी हम कहाँ तक आए थे, यहाँ पे आए हम, इसका समझ लिया हमने ये ऑफर फॉर सेल, और ये समझा सबको, यस। ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको एक दिखाना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इसका सब्सक्रिप्शन बताओ ना कैसे होता है मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, ये काफी उस पर आता हूँ मैं, नीचे आपको वो दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसे रहते हैं इसका। डीमैट अकाउंट में देखेंगे तो अच्छा रहेगा तो। हाँ, एक मिनट, लेट मी दिस एक्सप्लेन, आता हूँ मैं उस पर, आपको दिखाता हूँ कैसे ये रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने समझ लिया इसका ऑफर फॉर सेल वगैरह। यहाँ पे आपको दिखेगा कितने आईपीओ ओपन कितने में हो गया, कौन से डेट पे क्लोज होने वाला है, अलॉटमेंट किस दिन आपको मिलने वाला, रिफंड किस दिन आपके पैसे आने वाले हैं। मैंने बोला था 8 दिन बाद पैसे वापस आते हैं। फिर डीमैट में शेयर कितने 11 दिन बाद आने वाले हैं और 12 दिन बाद उसका लिस्टिंग होता है। तो ये आईपीओ का लिस्टिंग कब होने वाला है, 16 अगस्त को, ठीक है। मंडे तक लास्ट डेट है, मंडे तक आपको अप्लाई करना है इसका, 16 अगस्त को लिस्टिंग होने वाला है। रिटेल मिनिमम शेयर्स हम एक लॉट लेंगे 260 क्वांटिटी का, तो 14,800 इन्वेस्टमेंट है, और हम मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 13 लॉट, 1,92,00,000 रुपए हो जाएंगे उसके, 2 लाख के अंदर के, तो 13 लॉट हम लगभग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके ऊपर लेंगे तो एच एन आई कैटेगरी जाती है, वो अलग अलग होता है कैटेगरी, ठीक है, वहाँ पे। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 12 दिन तक हमारी इन्वेस्टमेंट हमने करके रखी है, हाँ हाँ जिस दिन ये शेयर का प्राइस ऊपर हुआ 12 दिन तो नीचे भी ओपन हो सकता है। हाँ, नीचे भी खुलने के चांसेस होते हैं अगर आईपीओ अच्छा नहीं है, लिस्टिंग अच्छा उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तीसरे दिन अप्लाई करो, सब देखो कि, हाँ, तो कभी कभी होता है ऐसे आईपीओ। क्योंकि यहाँ पे मनी कंट्रोल में डिटेल्स चेंज होती है क्या 3 दिन के अंदर तक यहाँ पे कुछ शो करेगा? हाँ, वो शो करता है ना कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या हो गया, वो सब आता है, नीचे दिखाता हूँ आपको, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन डेटा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आपको, हम 2 लाख तक लगा सकते हैं, एक लॉट का प्राइस 14,800 है इसका। दो ये जो है ऑफर फॉर सेल कुछ है, अपने एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट भी दे रहा है, 2 रुपये, जो शेयर का प्राइस है उस पर 2 रुपये डिस्काउंट भी दे रहा है। अभी नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसकी कंपनी की ये फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के एसेट कितने हैं। तो एसेट तो दिख रहा है 2023 तक बढ़ गए, 4,000 करोड़ थे, 5,700 करोड़ हो गए। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टर्नओवर, टर्नओवर भी 400 करोड़ का माल बेच रही थी, अभी 740 करोड़ का बेच रही है 2030 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, पहले 35 करोड़ कमा रही थी, फिर 85 करोड़, फिर 65 करोड़, फिर 150 करोड़, तो 4 सालों में बहुत कुछ ग्रोथ किया। 30 करोड़ से प्रॉफिट का डायरेक्टली 150 करोड़ लेके गए। आगे आने वाले टाइम में ये करेंगे 200 करोड़, 400 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो शेयर प्राइस भी वैसे ही स्टेज में जाएगी, और प्रॉफिट नहीं बना तो शेयर प्राइस फिर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये सीक्रेट होता है शेयर का, प्रॉफिट जब तक बढ़ रहा है तब तक शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट घटने लगा शेयर फिर से नीचे आ जाएगा। तो आपको देखना पोटेंशियल है क्या, ये पैसे बनाएंगे कि आगे। पर लास्ट 3 सालों से जो दिख रहा है, बहुत सारे कस्टमर है इनके पास, पैसे बनाते जा रही है, और हमने वेबसाइट पे भी देखा था उनके पास लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है, तो क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। अगर इनके पास 10,000 15,000 ही कस्टमर होते तो बहुत छोटा बिजनेस है, और ये बहुत स्केलेबल बिजनेस है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ये देखा हमने इसका, यहाँ बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट दे रही है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, सब अच्छा है, तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएंगे हम नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस, सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो यहाँ पे दिखेगा पहले कैटेगरी QIB, बैंक्स वगैरह। ऊपर दिख रहा है सब्सक्रिप्शन के आगे बॉक्स में क्या लिखा है, टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है ये 7 जो लिखा है वो कितना परसेंट हो गया, 7% नहीं होता है वो 700% होगा। इंटू 100 कर दो उसको, टाइम्स मतलब 100 इंटू कर दो, तो 700% किसी ने पैसे लगाए इसको। QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर। QIB में कौन आता है, बैंक जो आपके FD के पैसे लेके बैठा है। कोई FD के पैसे लेता है, आपको 7% देता है, वो यहाँ पे पैसे कमा रहा है FD के डाल के, ठीक है। बैंक पैसा यहाँ पे लगाती है, बैंक अपने तिजोरी में पैसा नहीं रखती है, सब पैसा शेयर मार्केट में आता है। यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा यहाँ पे लेता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके। अभी थोड़ा और टाइम चलेगा, एक 15-20 मिनट तक सेशन। किसी को अगर ऑफलाइन में यहाँ पे जाना है या ऑनलाइन में डिस्कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा दोपहर के बाद में, फिर से आप देख सकते हो, कोई आपके अर्जेंट काम है तो, ठीक है। जिनको नहीं मतलब है टाइम वो रुक सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्या शुरू से पता कर सकते हैं क्लास? यस सर, एक्चुअली ये जब रिकॉर्डिंग आएगा ना तो आप शुरू से फिर से एक बार देख लीजिए, पर अभी भी आपको टाइम है तो आप देख सकते हो, यहाँ से आगे भी इम्पोर्टेंट है तो वो देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ तक हमने आया QIB सेशन, ठीक है। QIB में हमने क्या देखा कि ये QIB कैटेगरी में कितने परसेंट यहाँ पे हुआ है सब्सक्रिप्शन, 700%। QIB में कौन आता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, कौन सा वाला? QIB, QIB। हाँ, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड कंपनी ये आती है। इन्होंने भर भर के पैसा लगाया, 700% तो इन्होंने ही लगाया है, मतलब उनको कितना बुलिश है, वो कितना अच्छा लग रहा है उनको ये IPO, 700% लगाया है। उनको भी ऐसे होने वाला है, कुछ को मिलेंगे बड़े शेयर, कुछ को नहीं मिलेंगे। उनके बड़े बड़े बोली होते हैं, वो हमारे जैसे छोटे नहीं होते हैं, उनके लिमिट नहीं होते, वो 20,000 करोड़ का भी डाल सकते हैं, 10 करोड़ के भी शेयर लेने को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर 2 लाख के ऊपर का लगाते हैं पर सेबी रजिस्टर नहीं है, वो होते NII में। जो मतलब मैंने बोला था 2 लाख तक हम लगाते हैं, हम अगर 2 लाख के ऊपर लगाएंगे तो हम भी लगा सकते हैं, पर हम जाएंगे ये कैटेगरी में, यहाँ पे शेयर मिलने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, राकेश झुंझुनवाला या बड़े बड़े जो पोरिंजू विल्यात, ये इनके पास बड़े पैसे, वो बड़े क्वांटिटी में लगाते हैं, तो अपने छोटे मोटे क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका और इसका इसमें कम चांसेस है मिलने के। तो दूसरा आता है लास्ट में रिटेल कैटेगरी, ठीक है। रिटेल कैटेगरी में कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 5 टाइम्स, मतलब 500%। 100 शेयर बेचने को है, 500 एप्लीकेशन आ गए। जैसे हमारे केस में 10 लाख शेयर बेचने को है और 50 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो ये 2 दिन में ही इतना सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल 5%, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बहुत रिस्पॉन्स दे रहे, 100% से ज्यादा दे रहे, आग बंद करके पैसे लगाने हैं। कौन, QIB वाले 100% से, अगर ये 1 टाइम से ज्यादा जा रहा है ना, 1 टाइम्स भी होता ना तो भी आपको पैसा लगाना है, क्योंकि 100% तो उन्होंने ही लगा दिया। और तीसरे दिन पे तो अभी बाकी है मंडे का, उस दिन तो कितना पैसा लगाएंगे, आधे लोगों ने तो लगाया भी नहीं है, अभी वो तीसरे दिन लगाते हैं। तो यहाँ पे तीसरे दिन तो ये आपको दिखेगा डायरेक्टली 30 टाइम, 40 टाइम, मतलब 3000%, 4000%। तो इसका ऑलरेडी डिमांड बहुत हो चुका है शेयर का। जब लिस्टिंग होगा ना तो ये लॉटरी टिकट है, जिसको मिलेगा उसके पैसे डबल होने के चांसेस है। यहाँ पे डायरेक्टली 70% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है इसमें, मतलब आपने जो शेयर खरीदे 15,000 में, वो 15,000 के आपके लगभग 25,000 बनने के चांसेस है। 25,000 को 12 दिन बाद आप बेच दोगे उसको, ठीक है। तो कहाँ पे खराब है, अगर 15,000 के 25,000 मिल रहे 12 दिन में, और ये कंपनी इतना रिस्पांस मिला है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबी तक चलने वाली कंपनी है, ये बुलिश है, सब लोग उस पर इनको रखना है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेयर, और दूसरा एक ये रिटेल जो दिख रहा है ना, रिटेल में कौन आता है, हम लोग। हम 12 दिन बाद क्या पहले दिन पे मैं शेयर बेच सकता हूँ क्या, मेरे बेच सकता हूँ, उसके बाद कब तक बेच सकता हूँ, कभी भी बेच सकता हूँ। पर रिटेल छोड़ के जो बाकी है QIB, उसको 1 साल का लॉकिंग टाइम होता है, नहीं तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो कितना जोर से गिरेगा मार्केट, पहले ही दिन बेच दिया तो
1 साल का लॉकिंग पीरियड तो समझ के ले लो, इनको ये पता है कि 1 साल तक रुकना है शेयर में, फिर भी इतना भर भर के पैसा लगा रहे हैं, मतलब इनको कंपनी के बारे में क्या सोचे इनकी कि बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये शेयर्स मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया था, ये लेके आपको बेचना नहीं है, रख देना है। 15,000 सेविंग किया ऐसे समझ लो, रख दो। ये 15,000 के आपके कब 1.5 लाख बनेंगे पता नहीं चलेगा आपको, इतना फास्ट बढ़ने वाला शेयर्स है ये। ऐसे मतलब 1.5 लाख ही बनेगा ऐसे नहीं, पर ये अगर हमारा पैसा 15,000 का ये इसने 3 गुना भी बना दिया कुछ टाइम के अंदर तो भी अच्छा है, ठीक है। हाँ, पर मिलने के चांसेस कम है, पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा बिजनेस है तो आईपीओ पे तो लिस्टिंग पे तो मिलने ही वाला है, थोड़ा सा महंगे रेट पे, वहां पे ले लेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे तो 1 करोड़ करा लेंगे तो 1 करोड़ के भी मिलेंगे हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ लिया ये आपने कि इसका QI भी ये अप्लाई होता है, यहाँ पे आपको किस तरीके से ये करना है। तो ये हो गया उसका सब्सक्रिप्शन, कैसे देखा जाता है सब्सक्रिप्शन वगैरह इस कंपनी का। तो अभी नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे यही डिटेल्स इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का सब्सक्रिप्शन कितना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इस पे ही GMP, ग्रे मार्केट प्राइस, मतलब कितना एक्सपेक्टेड है ये आईपीओ ऊपर लिस्ट होने का आईपीओ प्राइस से। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे, 5 मिनट में क्लोज करते हैं हम सेशन, यहाँ पे आप जाओगे तो ये आईपीओ हमारा, ये कॉनकॉर्ड बायोटेक नॉर्मल वाला आईपीओ, इसका प्राइस है 741 और ग्रे मार्केट प्राइस है 199, मतलब ये 741 के ऊपर 200 रुपए लिस्ट हो सकता है, 199 ऊपर और ऊपर खुल सकता है। इसका मतलब 26% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है आपको 12 दिन बाद। बेचोगे तो पैसा कितना बनेगा 15,000, 26% बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये बता रहा है वेबसाइट, और नॉर्मली लगभग ऐसे होता है, 80-70% तक एक्सपेक्ट जो करते हैं यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा आईपीओ था हमारा SBFC फाइनेंस, 57 रुपए का है, ये 40 रुपए ऊपर खुलने के चांसेस है, मतलब 97 को खुलेगा ये। 57 रुपए में आप जो शेयर ले रहे हो ना, 97 100 रुपए के रेंज में बेच सकते हो इसको आप, डबल होने के चांसेस है। 70.18% का लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है इस पे, जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों ने पैसे लगाए हैं। तो 70% पैसा अगर आपका बन रहा है तो बहुत अच्छा है 12 दिन के अंदर। और वहां पे भी 70 पे मैं तो बोल रहा हूँ बेचो मत, 300% भी हो सकता है ये आगे चल के, तो आप बाद में रिग्रेट करोगे 70% लेके निकल गए, और या फिर शेयर गिरने लगा तो वहां पे आप निकल जाओ और बाद में नीचे के लेवल में फिर से बाय कर सकते हो, ठीक है। पर जिनको पैसे की जरूरत नहीं है वो बेचो ही ना, ऐसे टाइप के शेयर है, क्योंकि हमने देखा था ये तो अभी अभी आई है बिजनेस में, और इसको कितना डिमांड है, जो 1-1 साल इनको रखना है फिर भी ले रहे हैं शेयर को, तो ये क्या करेंगे। और दूसरी बात, आईपीओ के शेयर में पैसा बाद में क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जिनको शेयर मिले नहीं QIB को, जिन बैंकों को, वो बाद में आ जाएंगे मार्केट में। तो जैसे ही बाद में इनके बाइंग हो जाएंगे, शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत फास्ट में, इसलिए बाद में कम टाइम में बहुत शेयर भागता है ऊपर, ठीक है, जो नॉर्मल शेयर के कंपैरिजन में आईपीओ वाला शेयर्स। तो 70% के इसके चांसेस, 26% इनके चांसेस है, तो हमें दोनों को भी अप्लाई करना है। तो आज हमने इसका तो देख लिया, कल के सेशन में हम देखेंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक का एनालिसिस, और फिर आगे हम जाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है डीमैट के अंदर, कैसे बाकी की चीजें हैं, इसका एक दिखाऊंगा DRHP कैसे होता है, कैसे दिख जाता है आपको, जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो कल के सेशन में वो हम कवर करेंगे, बाकी की दोनों का एनालिसिस प्लस आगे का प्रोसेस की अप्लाई कैसे करना है। फिर मंडे को जाके हमें दोनों को भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्विकली मैं अभी कॉनकॉर्ड बायोटेक का भी दिखाता हूँ आपको, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो पैसा आपको रेडी रखना है मंडे तक, एक लॉट 15,000 इसका, दूसरा लॉट उसका, किसी के पास 4 लाख है तो 2-2 लाख भी लगा सकते हो, किसी के पास 30-30 हजार है तो इसमें 30,000 उसमें 30,000 वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। 12 दिन के लिए तो आपके बैंक से पैसा जा रहा है, 12 और 12 दिन भी नहीं, 6 दिन बाद ही नई शेयर मिलते तो वापस आ रहा है, अनब्लॉक हो रहा है पैसा। तो 6 दिन के लिए है, पर लग गया लॉटरी तो आपका पैसा इतना बनेगा, नहीं मिला तो 6 दिन बाद आपके अकाउंट में ही पैसा है, ठीक है। कॉनकॉर्ड बायोटेक यहाँ पे आपको दिखाओ, आईपीओ डिटेल्स, चित्तौड़गढ़ पे ही जाएंगे। ये आईपीओ प्राइस वगैरह तो हमें पता है, ये फार्मा की कंपनी है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा शेयर है ये भी, मतलब बाद में बढ़ने के चांसेस है। और इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो इसको खुल के कितना टाइम हुआ है, एक ही दिन हुआ है, ये गुरुवार शुक्रवार को खुला है, सोमवार और मंगलवार टाइम है इसको। तो इसका जो है QIB में सब्सक्रिप्शन हुआ है 0.01%, इसका मतलब 1% ही सब्सक्रिप्शन हुआ है अभी तक इसका।
एनआईआई में 1 टाइम्स हुआ है, मतलब 100% सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल में 0.73 मतलब 73% सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है, तो ये भी पहले दिन ही ऑलमोस्ट भरने को आया है, तो इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरे तीसरे दिन तो भर भर पे इस पे भी आपको वैसे ही दिखेगा 10 टाइम्स 20 टाइम्स। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है कि शेयर मिल गया तो लॉटरी टिकट, और इसका कितना 30% के आसपास लिस्टिंग गेन है। 30% मिल गए तो अच्छा है, और ये लिस्टिंग गेन और भी बढ़ सकता है। तीसरे दिन में अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया तो ये 30% का 40% भी लिस्टिंग गेन जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 2 आईपीओ बहुत अच्छे हैं हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है। 2 दिन में 12 दिन में आप 12 दिन में भी नहीं, 6 दिन में ही आपका पैसा होल्ड रहता है उसमें। 6 दिन में अच्छे आप ये कर सकते हो, इसमें नहीं मिले तो 6 दिन में पैसे आपके वापस मिल रहे हैं। अभी दूसरी चीज़, पैसा आप बोलोगे डीमैट में रखना है, कि डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं रखना, आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो आपके कुछ शेयर आपको बेचने हैं तो आप मंडे को शेयर बेच के वो पैसा ले सकते हो। आपके डीमैट में शेयर नहीं, या फिर डीमैट में डालो भी मत पैसे, आपके बैंक अकाउंट में ही रहने पड़ते हैं। फोन पे गूगल पे को आपको वो बैंक ऐड होता है, और बैंक कौन सा होना चाहिए, जो आपके डीमैट को लिंक है वही बैंक होना चाहिए। तो आप जब अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपको फ़ोन पे सिलेक्ट करना है, और फ़ोन पे जब जाओगे रिक्वेस्ट आएगा फ़ोन पे तो वहाँ पे आपके जो बैंक आते हैं पे करने को, तो आपको वही बैंक सिलेक्ट करना है जो आपके डीमैट पे लिंक है, तो उससे वो पेमेंट करना है। तो पैसा कहाँ होना चाहिए, बैंक अकाउंट में। लास्ट टाइम हुआ था, बहुत सारे लोगों ने फिर पैसा डाला था डीमैट में सोच के कि डीमैट से अप्लाई करना है, और फिर वो पैसा आया नहीं सेम डे में, तो अपॉर्चुनिटी चला गया बैंक में, वापस 1 दिन बाद आया वो फंड। तो इसलिए आपका बैंक में पैसा होना जरूरी है। तो वो आगे का प्रोसेस हम कल के सेशन में करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फिर आपके क्वेरीज है आगे, कैसे अप्लाई करते टाइम, डीआरएचपी क्या है, और एनएससी के साइट पे कैसे थोड़ा और एनालिसिस कर सकते हैं इसके बारे में, वो देखेंगे। अभी यहाँ पे क्विकली कुछ क्वेरी है आज के सेशन में जो हो गया, इसके अलावा दूसरे क्वेरी है तो वो कल के सेशन में कवर होंगे। तो आज के सेशन क्या पूछ सकते हो? यस सर ये सर वो आईपीओ बनेगा लिस्टिंग वाला जो है हाँ, जस्ट 1 मिनट है सर। सर फिर से एक बार पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे सर? सर मेरा सवाल ये कि सर हाँ हाँ, मेरे को एक पूछना है, ये जो शेयर है वो एनएससीपी होगा कि बीएससीपी होगा लिस्टिंग? ये एनएससी बीएससी दोनों पे भी हो रहे हैं, दोनों शेयर लिस्टिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा एनएससी में है कि बीएससी में? कौन सा? नहीं, वहां पे आप लिस्टिंग के दिन पे कहीं पे भी बेच सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर आपको जब सेल मिल जाता है ना, तभी आपको पता चल जाता है कि बीएससी का मिला है या एनएससी का मिला है। ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर आता है ना, वो बीएससी से आ गया कि आपका बीएससी पे रिक्वेस्ट आ गया, तो वो बीएससी वाले शेयर मिलेंगे। एनएससी से आता है तो एनएससी के मिलेंगे। पर आप जरूरी नहीं आपको देखना कि किस पे मिले हैं, आप डायरेक्टली वहां पे बेच दो मार्केट प्राइस पे, वो जरूरी नहीं, कहीं पे भी बेच सकते हो आप, दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है। जरूरी नहीं आपको एनएससी से मिला है तो एनएससी पे बेचना है, आप कहीं पे भी बेच सकते हो। ठीक है, पर जब डीमैट में पहले दिन शेयर आता है वहां पे लिख के आता है उसके सामने एनएससी बीएससी जो लिखते हैं शेयर के नीचे, वो लिख के आता है आपको कौन सा शेयर मिला है। ठीक है, यस। हाँ, और कुछ क्वेरी है किसी का आज के सेशन पे, पूछ सकते हो यहाँ पे आपकी। हाँ सर, आप पूछ रहे थे कुछ क्वेरी। मनी कंट्रोल का फर्स्ट पेज जो था जिसमें लिस्टेड आईपीओ लिस्टेड लगी थी, तो फिर से दिखाऊं मैं, आप जाओगे मनी कंट्रोल पे, मनी कंट्रोल गूगल पे डालोगे तो ऐसे आ जाएगा वेबसाइट। ये है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में शुरू में न्यूज़ वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप ऊपर शेयरों के प्राइस सर्च कर सकते हो, शेयर का एनालिसिस भी किया जाता है। पर आपको क्या चाहिए आईपीओ का, तो आप नीचे जाओगे और जाओगे यहाँ पे आईपीओ स्नैपशॉट, थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो तुरंत आ जाता है नीचे। ठीक है, यही बस हो गया। ओके, हाँ यस। कुछ क्वेरी है और किसी के, पूछ सकते हो। ओके ठीक है, चलेगा, फिर सेशन क्लोज करते हैं, कल के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सर